आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को जैसे एंजॉय कर रहे हो। आज की मेरी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। बने रहें सार्थक स्टोरी एफएम। मारवा हाउस के विशाल आंगन में अब भी शोक में डूबा हुआ था। अंतिम यात्रा निकल चुकी थी, लेकिन घर के अंदर दर्द जैसे हर दीवार पर बस गया था। हर किसी की आंखें सूज चुकी थी। रोने की आवाज अब भी धीमे धीमे गूंज रही थी। उसी समय अनिका फर्श पर बैठी थी। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, आंखें लाल और आंसू लगातार बह रहे थे। उसके पास उसके तीनों बच्चे बैठे थे, आर्यन, अलेक्जेंडर और रिया। तीनों की आंखें नम थी। तीनों लगातार रोने का काम कर रहे थे। तीनों अपनी माँ से लिपट कर रो रहे थे। सबसे छोटी बेटी रिया, पापा वापस क्यों नहीं आएंगे? उसकी मासूम आवाज सुनकर अनिका दिल जैसे चीर गया। उसे तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया। बस मेरे बच्चे, उसकी आवाज टूट रही थी, शांत हो जाओ। लेकिन खुद अनिका के आंसू भी रुक करने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी पास खड़ी श्रेया आगे आई और उसने झुककर अनिका के कंधे पर हाथ रखा। अनिका, उसने बहुत नरम आवाज में कहा, खुद को संभालो, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। अनिका ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में अब गहरा दर्द उतर रहा था, लेकिन उसने अपने बच्चों को कस कर गले लगा लिया। मैं हूं ना, वह धीरे से बोली, मैं हूं तुम्हारे साथ। उसी समय पास खड़ी नंदिनी भाभी आगे आई। उनके साथ राजलक्ष्मी भी मौजूद थी। नंदिनी ने बच्चों को सिर पर हाथ फेरा। बेटा, रोते नहीं है। राजलक्ष्मी तुरंत पानी का गिलास लेकर आई। उन्हें धीरे धीरे कहा, थोड़ा थोड़ा पानी पियो अनिका। बच्चों को भी पानी पिलाया गया। सबसे पहले उन्होंने अनिका के हाथ में गिलास दिया, लेकिन अनिका का हाथ कांप रहा था। नंदिनी भाभी ने खुद उसके हाथों को सहारा देकर उसे पानी पिलाया। फिर उन्होंने बच्चों को भी पानी पिलाया। लो बेटा, थोड़ा सा पानी पी लो। धीरे धीरे बच्चों का रोना थोड़ा कम होने लगा। श्रेया उनके पास बैठ गई। उसने सबसे छोटे आर्यन को अपनी गोद में लिया। देखो, पापा चाहते हैं ना उनके बच्चे बहादुर बने। उसने प्यार से कहा, तो अब रोना बंद करो। बच्चे अभी सिसक रहे थे। तुम्हारी माँ टूट जाएगी, इसलिए तुम्हें ही अपनी मोम का सहारा बनना है। लेकिन अब वे शांत होने की कोशिश कर रहे थे। उधर घर के दूसरे हिस्से में एक दृश्य चल रहा था। दादी माँ अपनी व्हील चेयर पर बैठी थी। उनकी आंखों लाल थी, लेकिन उनका चेहरा अजीब तरह से शांत हो चुका था। उन्होंने धीरे से कहा, लीला। पास खड़ी केयर टेकर लीला तुरंत आगे आई। जी दादी माँ। दादी माँ ने धीमी आवाज में कहा, मेरी चेयर अंदर लेकर चलो। लीला ने तुरंत व्हील चेयर को आगे की तरफ बढ़ा दिया। धीरे धीरे वह उन्हें घर के अंदर वाले कमरे में ले गई। वह वही कमरा था जहां दीवार पर अब रोहित की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। तस्वीर पर फूलों की माला पड़ी थी। कमरे में हल्की सी अगरबत्ती की खुशबू फैल चुकी थी। लीला ने व्हीलचेयर को तस्वीर के सामने रोक दिया। दादी माँ। लेकिन दादी माँ ने धीरे से हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तुम जाओ, मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। लीला ने दादी माँ की तरफ देखा, लेकिन अब वह दादी माँ का इशारा समझ गई थी। शायद उसे जाना चाहिए। वह सिर झुकाकर आगे की तरफ बढ़ गई, चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। अब कमरे में सिर्फ दादी माँ थी और सामने रोहित की तस्वीर। मानो दादी माँ के सामने रोहित बैठा है और दादी माँ उससे कुछ समय के लिए बात करने वाली है। कुछ पल तक वे बस उसे ही देखती रही। फिर अचानक उसके होंठ कांपने लगे और अगले ही पल उसके आंसू बहने लगे। रोहित, उसने कांपती आवाज से कहा, मेरे बच्चे। अब वे खुद रोक नहीं पा रही थी अपने आप को। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। तू मुझे छोड़कर कैसे चला गया? तेरा परिवार, तेरी अनिका जो तुझसे कितना प्यार करती है, अपनी इस बूढ़ी दादी माँ को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है? और वो रिया जिसे तू शायद सबसे ज्यादा प्यार करता है, उस बच्ची की कौन सी कथा है? आर्यन की क्या कथा है? अलेक्जेंडर की क्या कथा है? उसकी आवाज अब पूरी तरह से फूट पड़ी। वह रोने लगी। मैंने तुझे अपनी आंखों के सामने बड़ा होते हुए देखा है, और आज आज मुझे तेरी तस्वीर से बात करनी पड़ रही है। वह फूट फूट कर रोने लगी। कमरे में उनकी सिसकियां की आवाज गूंजने लगी थी। कुछ देर बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उनका चेहरा बदल गया। वह सिर्फ अब दर्द नहीं था, एक दृढ़ता भी आ चुकी थी। उन्होंने फिर रोहित की तस्वीर की तरफ देखा। रोहित, उनकी आवाज पहले से मजबूत हो चुकी थी। तूने जो कुछ अपने बच्चों के लिए चाहा है, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगी। उन्होंने अपनी आंखों में आंसू पोंछे। और अनिका, उन्होंने धीरे से कहा, वह अब अकेली नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं उसकी ढाल बनकर हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी। मेरा पूरा परिवार, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, कोई भी तेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। दादी माँ की नजरें अब भी रोहित की तस्वीर पर ही टिकी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर आंसू नहीं थे। एक माँ का दर्द, एक दादी माँ का दर्द और एक ऐसी हिम्मत का दर्द जो अब दर्द नहीं बल्कि एक जीता जागता सबूत
और एक हिम्मत बनकर सामने मान ली थी। वहीं दूसरी तरफ आंगन के अंदर अनिका अपने बच्चों को सीने से लगाकर अब चुप करा देती है। धीरे धीरे उन्हें शांत हो चुके थे। बस उसने प्यार से कहा, अब रोना बंद करो। तीनों बच्चे अब भी उसकी बाहों में थे और उस पल मारवा हाउस के हर दिल में सिर्फ एक ही बात थी, रोहित चला गया लेकिन उसका परिवार अब भी एक दूसरे की ताकत बनना चाह रहा है। वहीं धीरे धीरे समय बीत गया था। रोहित की अंतिम यात्रा के बाद मारवा हाउस में आए सभी रिश्तेदार परिजन अब लौटने लगे थे। एक एक करके गाड़ियां बाहर बड़े से गेट से निकल रही थी। किसी के चेहरे पर दुख था तो किसी के चुपचाप सिर झुकाकर जा रहे थे। कुछ घंटों में वह भीड़ अब पूरी तरह से मारवा हाउस से एकांत और शांत हो चुका था। अब वहाँ सिर्फ 3 परिवार के लोग मौजूद थे, गुलेरिया, मल्होत्रा और पराशर परिवार के। सब लोग थके हुए थे। दिन भर के घुटनों से सबको भीतर से तोड़ दिया था। वहीं डाइनिंग रूम में हल्की रोशनी थी। किसी के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। आखिर एक दूसरे से क्या बोले, बस घड़ी की टिक टिक ही सुनाई दे रही थी इतने बड़े मारवा हाउस के अंदर। वही नौकर चाकर जो अक्सर इस समय नई नई डिश बनाने का काम करते हैं, सभी के लिए उनकी पसंदीदा खाना बनाने की पूरी कोशिश करते, आज वो भी सुन हो चुके थे। मानो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। बस उन्हीं के शौक में शामिल हो चुके थे क्योंकि रोहित उनके भी दिल के करीब हो चुका था। धीरे धीरे करके शाम ढलने लगी थी। सूरज की आखिरी किरणें भी मारवा हाउस की खिड़कियों से फिसल कर गायब हो रही थी। तभी गुलेरिया परिवार के लोग उठने लगे। अब हमें चलना चाहिए, किसी ने धीरे से कहा। सबने अनिका के पास जाकर उसे अब थोड़ी सी हिम्मत दी ताकि वह अपने बच्चों का फ्यूचर देख सके, अपने परिवार का फ्यूचर देख सके, जो रोहित ने देखा था उसके सपनों को पूरा कर सके। हिम्मत रखना, अनिका से कहा गया। फिर वे चुपचाप निकल गए। कुछ देर बाद मल्होत्रा परिवार भी विदा लेने के बाद चला जाता है। श्रेया अनिका को गले लगाकर, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना सोचे मुझे फ़ोन कर देना। अनिका ने हल्का सा सिर हिला दिया। वही उसकी आंखें अब भी नम थी। धीरे धीरे करके पराशर परिवार के लोग भी अपने घर की तरफ लौट चुके थे। पूरा मारवा हाउस फिर से शांत हो गया था। बड़े बड़े गलियारों में सन्नाटा गूंज रहा था। उसी समय दादी माँ अपने कमरे से बाहर आई। उनकी व्हील चेयर लीला धीरे धीरे धकेल कर लेकर आई। दादी माँ के चेहरे पर पहले से ज्यादा टूटापन नहीं था, अब वह दृढ़ता साफ झलक रही थी उनकी आंखों से। उन्होंने लीला से कहा, सबको ड्राइंग रूम में बुलाओ। लीला ने आश्चर्य से दादी माँ की तरफ देखा। अभी? इस पर दादी माँ ने हामी भरी। दादी माँ ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ। पूरा परिवार लीला तुरंत चली गई और कुछ ही मिनटों में घर के सभी लोग डाइनिंग रूम में इकट्ठा हो चुके थे। अनिका, नंदिनी, भाभी, राजलक्ष्मी, श्रेया और बाकी घर के सभी व्यक्ति। आकाश, दादी माँ, आशा मारवा, प्रीति और मारवा परिवार के कुछ करीबी सदस्य। सबको समझ नहीं आ रहा था दादी माँ ने अचानक सबको क्यों बुलाया। अब रोहित के जाने के बाद सन्नी के मॉम डैड काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद जो कुछ हुआ शायद रोहित ने और अनिका ने जो उनके साथ किया उन्हीं की सज़ा मिल रही है, लेकिन उन्हें सच से काफ़ी अधूरे और काफ़ी दूर थे। आखिर उन सब के साथ क्या हुआ, क्या नहीं, क्या होने वाला है। सभी आश्चर्य से दादी माँ की तरफ देख रहे थे। कमरे में हल्की खामोशी छा गई थी। दादी माँ कमरे के बीच में आकर रुक गई। उन्होंने सबकी तरफ देखा। उनकी आंखों में अब गहराइयाँ थी। कुछ पल तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे बोली, आज जो हुआ है वह हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ा आघात दिन है। कमरे में फिर से सन्नाटा फैल गया। सभी को रोहित की याद आ गई। सभी की आंखें नम हो गई। फिर अनिका की आंखें झुक गई। दादी माँ ने उसकी तरफ देखा और फिर बोली, रोहित अब हमारे बीच नहीं है। उनकी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। लेकिन उसका परिवार अब भी यही है, यहाँ। उन्होंने अपना हाथ अनिका की तरफ बढ़ाया, और जब तक मैं जिंदा हूँ अनिका, इस घर का कोई भी सदस्य अकेला नहीं रहेगा। कमरे में बैठे सभी लोगों का ध्यान सुन रहे थे दादी माँ की एक एक लफ्ज़। दादी माँ ने गहरी सांस ली, फिर कहा, आज मैंने एक फैसला लिया है। आप सबके चेहरे पर हल्की सी उत्सुकता, चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दादी माँ की आवाज़ अब मजबूत हो गई, और फैसला ये है, आज से इस घर की जिम्मेदारी और इस परिवार की सुरक्षा का जुड़ा है। हुआ कोई भी काम, सबकी नज़रों अब दादी माँ पर ही थी, क्योंकि दादी माँ छोटे छोटे शब्द बोल रही थी जो कि खासकर अब किसी को समझ नहीं आ रहे थे। वही कमरा पूरी तरह से फिर शांत हो चुका था, और उसी समय बिल्कुल एक सन्नाटे के बीच दादी माँ अपना महत्वपूर्ण फैसला सुना देती है। मारवा हाउस के ड्राइंग रूम में बिल्कुल शांत था। सभी लोग दादी माँ की तरफ देख रहे थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था क्या फैसला सुनाने वाली है।
दादी माँ ने धीरे से गहरी सांस ली। फिर उन्होंने कहा, मैं जो फैसला लेने जा रही हूँ वह सिर्फ इस घर के लिए नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए और हमारी मारवा ऑफ ग्रुप इंडस्ट्री और उसके साथ काम कर रहे एम्प्लॉय सभी के लिए बहुत जरूरी है। सबकी नजरें अब और गहरी हो गई थी। दादी माँ ने अपनी नजरें अनिका पर टिका दी। अनिका अनिका ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब भी दर्द था। दादी माँ ने दृढ़ आवाज में कहा, आज से मारवा हाउस की असली वारिस रोहित के बाद अगर किसी का असली अधिकार है तो वो सिर्फ और सिर्फ अनिका है। पूरा कमरा जैसे एक पल के लिए चमका। जहां पर कुछ व्यक्ति काफी खुश थे लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो कि रोहित के चाचा यानी कि रोहित के पापा के भाई थे, वो काफी परेशान थे। लड्डू के पापा और लड्डू के दादा तो काफी परेशान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे ये सब कैसे। जहां वो रोहित के रास्ते से हटाने के बारे में सोचते थे कि रोहित को कुछ हो जाए, उसके बाद असली वारिस वही होंगे जब तक बच्चे नहीं बड़े होते। लेकिन अब तो बाजी पूरी तरह से पलट चुकी थी। शायद ऐसा ही फैसला पहले भी लिया गया था, लेकिन जब शायद शेयर मार्केट डाउन कराने में लड्डू के दादाजी का ही सबसे ज्यादा हाथ था। लेकिन अनिका भी इंपीरियर ग्रुप की सदस्य थी, तो इतनी आसानी से कैसे हार मान सकती थी। अब अनिका को ये लग रहा था कि रोहित उसे पूरी तरह से छोड़ जा चुका है। शायद पिछली दफा अनिका को ये नहीं लगा था। उसे पता था किसका रोहित जिंदा है, इतनी आसानी मौत नहीं मर सकता। फिलहाल अनिका बिल्कुल शांत थी। सब एक दूसरे को देखने लगे थे। दादी माँ आगे बोली, रोहित इस घर का बेटा नहीं, इस घर का वारिस और इस घर का असली दावेदार हकदार था। क्योंकि यहाँ से जीरो से लेकर आज सब एक दूसरे को देखने लगे थे। दादी माँ आगे बोली, रोहित इस घर का बेटा नहीं, इस घर का असली दावेदार हकदार था। लेकिन उसकी असली ताकत तुम थी अनिका। उनकी आवाज में गर्व था। आज से इस घर पर, इस परिवार पर और मारवा ग्रुप के सारे फैसले तुम्हारे अपने होंगे। अनिका हिल भी नहीं पाई थी। उसे यकीन भी नहीं था कि दादी माँ क्या कह रही हैं। लेकिन दादी माँ ने आगे कहा, जब तक आर्यन और नग्न बड़े नहीं हो जाते तब तक इस घर और बिजनेस की जिम्मेदारी संभालने के लिए हमें किसी अनुभवी व्यक्ति की जरूरत होगी। कमरे में हल्की सी बेचैनी फैल गई थी। फिर दादी माँ ने धीरे से कहा, और इसलिए मैं चाहती हूँ धनंजय वापस आए। ये नाम सुनते ही कमरे में माहौल बदल चुका था। कई लोग चौंक गए, अनिका भी, क्योंकि धनंजय रोहित के पिता थे। वह धनंजय जो सालों पहले रोहित की माँ आशा मारवा को छोड़कर दूसरी शादी करके विदेश में बस गया था। घर में कभी उनका नाम तक नहीं लिया गया क्योंकि दादाजी द्वारा उसे निकाल दिया गया था। लेकिन फिर से आज वो नाम सामने आया क्योंकि बिजनेस को पूरी तरह से आगे बढ़ाना था जैसे रोहित चाहता था। सारी चीजें अनिका के नाम पर है, लेकिन बिजनेस की डायरेक्शन में चलाने के लिए उन सभी को धनंजय की जरूरत थी। घर में कभी उनका नाम जो नहीं लिया जाता था, आज दादी माँ ने खुद लिया था, अपने बेटे का। अनिका ने धीमी आवाज में कहा, दादी माँ। दादी माँ ने शांत स्वर में कहा, हाँ अनिका, समय आ गया है वह वापस आए। उन्होंने आगे कहा, जब तक आर्यन और लग्न बड़े नहीं हो जाते तब तक धनंजय और सन्नी बिजनेस की सारी भागदौड़ संभालेंगे। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा, अंतिम फैसला तुम्हारा होगा अनिका। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। दादी माँ की आवाज अब बहुत मजबूत थी क्योंकि घर की असली उत्तराधिकारी। अनिका की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन इस बार आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, हर जिम्मेदारी के थे। उसे एक माँ का किरदार भी निभाना था, एक पिता का भी किरदार निभाना था, यहाँ तक कि उसे अपने बच्चों के लिए अच्छी जिंदगी और बेहतर जिंदगी देने के लिए रोहित के बिजनेस को वैसे ही खड़ा रखना था। साथ में परिवार की जिम्मेदारियां भी थी, साथ में उसका अपना पर्सनली जो डॉक्टर अमृता, उसका भी किरदार निभाना था। अब दादी माँ ने आगे कहा, इसलिए अनिका, तुम्हें खुद धनंजय को बुलाना होगा, उन्हें बताना होगा कि उसका परिवार उन्हें वापस बुला रहा है। कमरे में बैठे सभी लोग अब अनिका की तरफ देखने लगे, जैसे अब उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही हूँ। कुछ पल तक अनिका बिल्कुल चुप रही। फिर उसने धीरे से अपने आंसू पोंछे और पहली बार उसके चेहरे पर दृढ़ता दिखाई थी। वह आशा मारवा की तरफ देखने लगी, मानो उससे पूछना चाहती हूँ, क्या धनंजय पापा के आने से क्या उन्हें कोई परेशानी हो सकती है। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, लेकिन उसकी धीमी लेकिन आंखों को आशा मारवा भी पूरी तरह से पड़ चुकी थी। उसने धीमे लेकिन मजबूत आवाज में कहा, अगर ये परिवार के लिए जरूरी है तो मैं उन्हें वापस बुलाऊंगी, क्योंकि आशा मारवा ने अपनी पलकें झपका दी थी। इसका मतलब ये था कि वह अनिका को परेशान होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती। अपने सामने अपनी सौतन को भले ही ना देख ली। दादी माँ की आंखों में संतोष झलक उठा था। उन्होंने मन ही मन कहा, रोहित, तुम्हारी अनिका आप सच में मजबूत बन चुकी हैं। कमरे में बैठे सभी लोग मजबूत और महसूस कर सकते थे
आज मारवा हाउस में एक नई शुरुआत होने वाली थी, और या ये कहा जाए हो चुकी थी। वहीं अनिका ने आप धनंजय को कॉल लगा दी थी। सभी अनिका की तरफ देख रहे थे। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। तिरंगे जंगली फूल हवा में झूम रहे थे। उनकी मंद मंद खुशबू पूरे कबीले में फैल चुकी थी। सभी रात को काफी लेट सोए थे, तो इसलिए लेट उठे। कबीले के बीचों बीच छोटे छोटे लकड़ी और पत्थर के घर बने। आज का दिन थोड़ा सा अलग लग रहा था, क्योंकि होली के दिन जो रंग लगाने वाला लड़का था आज फिर सामने खड़ा था। वह कबीले के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर दूर खड़ी लतिका पर पड़ गई, जो कि रोहित के लिए बाहर से कुछ लेकर अंदर जा रही थी। लतिका कबीले को देख रही थी जैसे उसने पहली बार कोई जादुई दुनिया देख ली हो, क्योंकि आज पूरी तरह से जो सुबह की किरणें हल्की हल्की अंदर आ रही थी, उनसे माहौल काफी खूबसूरत था। चारों तरफ हरियाली, जंगली फूल, साथ में झोपड़ियों पर लताओं की बेल पूरी तरह से झोपड़ी को ढके हुए थी। आसपास में छोटी छोटी बटरफ्लाई एंड छोटी छोटी चिड़ियाएं, सभी प्रकार के जानवर वहां पर मौजूद थे। इधर उधर टहल रहे थे, मानो उनका ही घर हो। ना कोई इंसान डर रहा था, ना कोई जानवर डर रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था उन्हीं में से जानवर हैं और जानवरों में से ही इंसान। वह कबीले के अब चारों तरफ से निहार रही थी। उसे पूरी तरह से ये जादुई दुनिया लग रही थी, जैसा उसकी बुक्स में था। उसकी आंखों में चमक थी। चारों तरफ छोटे बच्चे खेल रहे थे। कुछ बच्चे लकड़ी से के झूलों पर थे, तो कुछ मिट्टी के चित्र बना रहे थे। पास में कुछ पालतू जानवर भी घूम रहे थे, छोटे हिरन, पहाड़ी खरगोश, रंगीन पक्षी। लतिका हर चीज को बड़े ही उत्साह के साथ उसे निहार रही थी, देख रही थी। वाह, धीरे धीरे बोली, ये जगह कितनी सुंदर है। वह एक फूल के पास झुक कर उसे ध्यान से देखने लगी। ये फूल का आकार नॉर्मल फूल के आकारों से कम 10 गुना बड़ा था। फिर पास खेल रहे बच्चों को देखकर मुस्कुराने लगी। सभी बच्चों का ध्यान भी यानी लतिका पर चला जाता है। उसने वैसे ही आउटफिट पहनी थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत और पूरी तरह से साइन कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो कबीलेवासी आसानी से देख सकते थे, क्योंकि उन्होंने वही चमक रोहित की आंखों में भी देखी थी। तभी कबीले में एक दूसरे को देखकर फुसफुसाहट स्टार्ट हो गई थी, लेकिन कबीले के सरदार ने धीरे धीरे करके पूरी बात को सभी के सामने एक साथ ना रखकर एक दूसरे के कानों तक उस बात को पहुंचाया। यानी कि जो उनके पास व्यक्ति है, उसी ही व्यक्ति की यह बेटी है। ये भी उसी व्यक्ति की तरह काफी होनहार है। धीरे धीरे करके एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसा करके सभी बच्चों और सभी व्यक्तियों के अंदर वो बात पूरी तरह से फैल चुकी। जो आश्चर्यजनक भाव आए थे, वो धीरे धीरे करके अब पूरी तरह से इंसानों के खत्म होने लगे थे। वही रोहित भी अब बेहतर महसूस कर रहा था। वह भी अब बैम्बू के सहारे हाथ में पकड़कर धीरे धीरे करके बाहर उस झोपड़ी के दरवाजे तक आ गया था। ये देखकर सभी की आंखें कभी उस लड़की पर जाती, कभी लतिका पर, कभी रोहित पर। सभी व्यक्तियों की आंखों में चमक थी। जो बच्चा रोहित के पास अक्सर जाता था, आज वो भी काफी खुश नजर आ रहा था। लेकिन ये खुशी इतनी शांत थी कि शायद ऐसी खुशी किसी के पास ना हो। बिल्कुल सच्ची खुशी, ना कि दिखावा। उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, जैसे उनकी पूरी दुनिया उसी पल समा गई हो। वहीं रोहित भी अपनी बेटी को इतनी खूबसूरती के साथ सारी चीजों को निहारते हुए देख रहा था। वह भी काफी खुश लग रहा था। उसके बच्चे खुश रहे, यही तो हर इंसान, हर पिता चाहता है। लतिका की खुशी देखकर रोहित का दिल भर आया था। तभी लतिका की नजर अचानक कुछ दूर पर पड़ी। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा शेर का बच्चा बैठा हुआ था। उसका रंग बिल्कुल सफेद था, दूध के समान या उससे भी अलग, और उसकी आंखें ग्रे कलर की यानी कि स्लेटी कलर की थी, जो सितारों की तरह चमक रही थी। वह छोटा सा शेर शांत होकर लतिका को बड़े ही आराम से देख रहा था, मानो लतिका अपने आप हिप्नोटाइज हो गई और उसकी तरफ बढ़ रही हूँ। लतिका ने ये भी नहीं देखा उस बच्चे की माँ उसके पास ही है। जहाँ अक्सर वो शेरनी एक छोटे से पिंजरा तो नहीं कह सकते, लेकिन 4 दीवारी के अंदर थी, क्योंकि वह अपने तक उन्हीं लोगों को सीमित रखती थी जो उसके लिए खाना लेकर आते थे। अगर वह किसी को ना तो उसके पास कोई जा सकता था और ना जाता था। ये नहीं था कि वह शेरनी उन्हें मार देगी, बल्कि इसलिए कि वह किसी के सामने बहुत कम आती थी। सूर्य की पहली किरणों के साथ ही वह अपने बच्चे के साथ बाहर निकलती और फिर वापस उसी छोटी सी बनी हुई डैन के अंदर छुप जाती। वहीं लतिका की आंख पूरी तरह से चमक चुकी थी। अरे, वह धीरे से बोली, तुम कितने प्यारे हो। वह धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ने लगी। आसपास कबीले लेकिन लोग ध्यान से ये सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसे रोका नहीं। लतिका उस छोटे से शेर के बच्चे के पास बैठ गई। उसने बहुत ही प्यार से अपना हाथ आगे बढ़ाया, धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। छोटा शेर बिल्कुल शांत था। वहीं रोहित आगे की तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके अंदर अभी इतनी ताकत नहीं वह भागकर अपनी बेटी को बचा ले, क्योंकि आज से पहले कभी वो कबीले के बाहर ये दृश्य उसने भी नहीं देखा था। वह तो यहाँ पर रह रहा था। लोगों का अपनापन रोहित समझ सकता था, उनकी आंखों को भी पढ़ सकता था। लेकिन अभी जो चीज हो रही है, दिख रही है,
वो शायद रोहित की समझ से भी परे थी। जैसे उसे पहले से पता हो कि लड़की उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह शेर का बच्चा वैसे ही देख रहा था। वह हल्के से अपनी आंखें बंद कर लेता है। लतिका फिर से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। छोटा सा शेर का बच्चा बिल्कुल शांत रहा। वह हल्के हल्के अपनी आंखें बंद कर लेता है। लतिका को सोकर हंस पड़ी। उसी समय वही होली वाला लड़का भी लतिका को देख रहा था, बड़े ही प्यार से, मानो लतिका की आंखों से अब उसकी नजरें हट नहीं रही थी। लेकिन अभी जो लतिका कर रही थी उसे करने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। लेकिन कभी वह उस शेर के बच्चे की नजरों को अपनी नजरों से नहीं मिला पाया। इसी कारण से आज तक वह उस बच्चे के पास नहीं फटका, क्योंकि उस लड़के को भी वो शेर का बच्चा बहुत ही प्यारा लगता है। वही मुस्कुराते हुए उस छोटे से शेर को उठाया लतिका ने और धीरे से लतिका की गोद में रख लिया। ये तुम्हें पसंद कर रहा है, उसने कहा, क्योंकि वह बच्चा भी अब लतिका के करीब 10 कदमों की दूरी पर ही खड़ा था। लतिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सच? वह हंसकर बोली। हाँ। उस बच्चे ने फिर कहा, शायद तुम्हें ये शेर का बच्चा पसंद कर चुका है, इसलिए तुम्हारी गोद में है। उसने छोटे से शेर को अपनी बाहों में संभाल लिया। तुम तो बहुत प्यारी हो, वह उसके कान में सहलाने लगी। थोड़ी दूर पर उस छोटे शेर की माँ भी बैठी थी, एक बड़ी सफेद शेर। वह सब कुछ शांत होकर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह लतिका को पहचान रही हो, मानो उसे महसूस कर रही हो, शायद उसे स्वीकार कर चुकी हो। कबीले के कुछ लोग ये दृश्य देखकर एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर हल्की सी हैरानी थी, क्योंकि आमतौर पर कोई शेरनी अपने बच्चे को किसी अजनबी के पास नहीं जानते। लेकिन आज बिल्कुल शांत था, क्योंकि सिर्फ उस मांद के अंदर, उस डैन के अंदर कबीले का सरदार पूरी तरह से उस बच्चे को छू सकता था, उस शेरनी से बात कर सकता था। या ये कहा जाए, कबीले का सरदार जब छोटा था, करीब लतिका की उम्र का, तब से ही वह उस शेरनी के साथ था। यानी कि उसकी माँ से उसने भी उस शेरनी के बच्चे को ऐसे ही गोद में उठाया था। शायद तब से ही वह उसकी बात मान रही है। ऐसा ही कुछ दृश्य आप कबीले के सरदार के सामने अपनी छवि लतिका के अंदर दिखाई दे रही थी। उधर लतिका छोटे से शेर को गोद लेकर खड़ी हुई थी। उसकी खुशी देखते ही बन रही थी। मुझे पापा को दिखाना है, वह उत्साह से बोली। वह दौड़ते हुए रोहित के पास पहुंची। वो शेरनी आप भी उस लड़की को देख रही थी, क्योंकि वह अब उसके एरिया से बाहर जा चुकी थी, लेकिन उसके प्रति अभी भी उसने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं की। पापा, उसने हंसते हुए कहा, देखो ना, ये कितना प्यारा है, कितना क्यूट है ना, देखो, वाइट तेंदुआ। उसने छोटे से सफेद शेर को रोहित की तरफ उठाकर दिखाया। रोहित एक पल के लिए चौंक गया। फिर उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा, लेकिन उसकी आंखें एक हल्का सा आश्चर्य भी था, क्योंकि कबीले के लोग जानते थे सफेद शेर का जन्म होगा एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है, और वह शेर अजीब और तरह से लतिका को जुड़ता हुआ नजर आ रहा था। ये सब कबीले के सरदार और उन लोगों के दिमाग में चल रहा था, लेकिन रोहित धीरे से शांत था। उसे इस सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता था। वह तो अपनी बेटी को देखकर खुश था। साथ में उसकी नजर अब दूर पड़े उस चारों तरफ बाउंड्री के साथ उस एरिया की तरफ भी जा रही थी, जहाँ पर वो शेरनी एकटक होकर उसी डायरेक्शन में देख रही थी। रोहित की काफी बार शेर के साथ मुठभेड़ हो चुकी थी, लेकिन अब वह एक माँ के साथ नहीं लड़ सकता था, क्योंकि बच्चों का प्यार, इंसान हो या जानवर, एक समान होता है। रोहित का मानना यही था। शायद इसके चलते वह उसे नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। लतिका को बड़ी प्यार से कहता, बेटा, इस बच्चे को उसकी माँ के पास सौंप कर आओ, क्योंकि हर बच्चे के लिए उसकी माँ का होना बहुत जरूरी है। वहीं दूर खड़ा हुआ वह लड़का ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में गहरी सोच थी, जैसे समझ रहा हो कि कबीले में आज कुछ बहुत खास हुआ है। शायद ये सब लतिका के आने से जुड़ा हुआ है, या फिर कुछ और। ये सब सोच रहा था। ये बात शायद उस लड़के के मन में नहीं, बल्कि चारों तरफ, कबीले के चारों तरफ जितने भी व्यक्ति मौजूद थे, जितने भी बच्चे मौजूद थे, सभी के अंदर चल रही थी। जो लतिका से बात कर रहा था, उसे के पास गया था, ये कोई और नहीं बल्कि कबीले के सरदार का ही लड़का था। वो लड़का कबीले के सरदार का बेटे का बेटा था। नाते से उसका दादाजी कबीले का सरदार था। इसके तहत वह उस बच्चे को काफी गौर से देखता, उसे छूने की कोशिश करता, लेकिन कभी नहीं कर पाया। अब वह लतिका के पास आ गया। वह उसकी तरफ देखते हुए उस शेर के बच्चे के सिर पर हाथ फेरने लगा, जिस कारण से वह बच्चा पूरी तरह से फिर से शांत हो गया हो, मानो एक और हाथ उसे बिल्कुल लतिका जैसा ही महसूस हुआ। लेकिन दूसरे ही पल शेरनी उसे अपनी तरफ घूरते हुए देख रही थी। ये बात शायद कबीले के सरदार ने भी देख ली थी, जिसके चलते उसने अपने बेटे को थोड़ा सा दूर किया। लेकिन वह शेर का बच्चा अब भी उस लड़के की तरफ देख रहा था, मानो उसके स्पर्श को महसूस करना चाहता हो दोबारा फिर। इसलिए अब वह उसे 2 कदम दूर हो गया, जिसके कारण अब शेरनी फिर से शांत हो गई। आज कबीले में फिर से एक उत्सव मनने जा रहा था, या ये कहा जाए सभी के फेस पर एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल आ चुकी थी। धीरे धीरे करके सुबह की पूरी तरह से कबीले पर धूप फैल चुकी थी। लतिका अब भी छोटे सफेद शेर को गोद में लिए खड़ी थी। वह बार बार उसकी गर्दन सहला रही थी, हंस रही थी। पापा देखो ना, ये मुझे छोड़ नहीं रहा। रोहित भी मुस्कुराती था। उन्होंने धीरे से उस छोटे से शेर पर सिर हाथ फेरा और शेर का बच्चा बिल्कुल फिर से शांत हो गया।
लेकिन तभी पास खड़े कबीले के कुछ लोग अचानक से चुप हो गए। उनकी नजरें सफेद शेर पर ही टिकी थी। कुछ ही देर में कबीले के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति धीरे से आगे आए। उसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में अजीब सी गहराई थी। वह लतिका और शेर के पास आकर रुक गए। कुछ पल तक वह बिना कुछ बोले दोनों को देखते रहे। वहां पर धीरे धीरे करके जिनकी उम्र ज्यादा थी वो सभी वहां पर आ जाते। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, यह सामान्य नहीं है बेटा। रोहित ने उसकी तरफ देखा। क्या मतलब आपका? बुजुर्ग ने उस छोटे से शेर की आंखों में जाकर और फिर धीरे से बोला, हमारे कबीले में सफेद सरफ शेर का जन्म सदियों में एक बार होता है। लतिका आश्चर्य से उसे देख रही थी। सच? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हाँ। फिर उसने आगे कहा, हमारे पूर्वज कहते हैं जब सफेद शेर जन्म लेता है तो इसका मतलब होता है कि कबीले की किस्मत बदलने वाली है। चारों तरफ खड़े लोग ध्यान से सुन रहे थे। बुजुर्ग ने लतिका की तरफ देखा और उसकी आंखों में भी चमक थी। वहीं कबीले के सरदार ने भी अब उसकी बात में हाँ मिलाई। लेकिन आज जो हुआ है वह भी बड़ा संकेत है। रोहित की बोल सिकुड़ गई। कौन सा संकेत? बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, यह शेरनी अपने बच्चों को किसी के पास नहीं जाने देती, लेकिन आज उसने लतिका की तरफ इशारा किया। उसने खुद को अपने बच्चे को इस लड़की के पास जाने दिया है। कबीले के लोग अब फुसफुसाने लगे थे, क्योंकि बात पूरी तरह से जायज और सही भी थी। उन्हें ज्यादा नहीं पता था, लेकिन समय के साथ आज काफी सालों के बाद इस बात का पता चला था। उन्हें कभी बताया नहीं गया, क्योंकि कभी कोई भी बच्चा जन्म लेता तो उस बच्चे को उस तरफ खड़ा कर दिया जाता, ताकि जब वह समझ सके वह उस सफेद सैनिक के पास जा सके, यानी कि वह अपने आप उसके पास आ सके, उसे अपने पास बुला सके। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब काफी कुछ हुआ है। इसका मतलब जंगल की आत्माओं ने इसे स्वीकार किया है, यानी कि हमारे जो देवताएं हैं जिन्हें हम पूजते हैं, प्रकृति, उसने इस बच्चे को हमारे लिए अपनाया है। लतिका कुछ समझ नहीं पाई। मतलब? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, मतलब ये बच्चा तुम्हें अपना मान चुका है। और रोहित ये सुना तो कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि उन्हें याद आया ये कबीला सामान्य नहीं है। यहाँ हर चीज के पीछे कोई रहस्य छुपा है। उसी समय दूर खड़ा वह लड़का देख रहा था। उसे जेलस भी था और काफी अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों लतिका उसे काफी अच्छी लग रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी काफी बेचैनी भी झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ पेरिस के अंदर, दुनिया के दूसरे कोने में, पेरिस शहर के नीचे एक गुप्त अंडरग्राउंड लैब। ये लैब किसी और की नहीं बल्कि स्वाति मल्होत्रा की थी। मीलों नीचे कमरे में कई स्क्रीन लगी हुई थी। उन स्क्रीन पर दुनिया भर की खतरे चल रहे थे। एक स्क्रीन पर बार बार एक खबर चलने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि दिल्ली के मैसूर बिजनेसमैन रोहित मारवा, द टाइकून ऑफ रोहित मारवा की मौत हो चुकी है। बार बार वह न्यूज चल रही थी। वही स्क्रीन के सामने एक आदमी शांत खड़ा था, लेकिन दूसरे ही पल उसकी आंखें अब हैरानी से फैल गई थी। एक पल के लिए उसे ये सब फेक लगा, शायद किसी ने कोई मजाक किया हो। तभी वह व्यक्ति शांत होकर दूसरा चैनल, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ऐसा करके सारे न्यूज चैनल को देख लेता है, भले ही वो पेरिस के हों या भले ही इंडिया के क्यों ना हो। सभी न्यूज चैनल पर एक ही सनसनी, एक ही खबर पूरी तरह से फैली हुई थी, द बिजनेस ऑफ टाइकून रोहित मारवा की डेथ। जो इंसान शांत बैठा हुआ था वह कोई और नहीं, करण गुलेरिया था। लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल शांत नहीं था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसका मन अब बार बार स्क्रीन की तरफ जा रहा था। फिर धीरे से बुदबुदाया, ये सच नहीं हो सकता। उसने तुरंत अपना फोन निकाला। सबसे पहले स्वाति का कॉल लगाया। फोन बज रहा, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। फिर उसने कॉल अनिका को लगाया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। जब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी तो उसने फिर से अनिका के पास कॉल किया, लेकिन कॉल नहीं लगा। फिर रोहित के बाद किसी ने भी दूसरी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। करण कुर्सी से उठकर कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ गड़बड़ लग रही है, उसने खुद से कहा। फिर उसने स्क्रीन पर चल रही खबर को फिर से देखा। रोहित मारवा की मौत। वह धीरे से हंस पड़ा, लेकिन वह हंसी व्यंग्य से भरी हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोहित मारवा इतनी आसानी की मौत बिल्कुल भी नहीं मर सकता। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। मेरा बेटा शायद जितना अनिका से प्यार करता है, उसके चलते वह उसे छोड़कर नहीं जा सकता। जब किसी ने फोन नहीं उठाया तो करण गुलेरिया अपने आप को दिलासा और समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनके दिल पर उनका दिमाग हैवी हो रहा था। वहीं अब धीरे धीरे करके दिमाग पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसकी जगह अब दिल ने ले ली थी, यानी कि उसका दिल कह रहा था रोहित को कुछ नहीं हुआ, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। उसने फोन को उठाया और एक मैसेज को सेंड कर दिया। फिर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें गहरी सोच में डूबी थी। वह स्वाति को बहुत करीब से जानता था, बहुत सालों से। भले ही वह उससे दूर था, लेकिन जितना समय उसके साथ अब रहा है उसे महसूस हो चुका है। भले ही वो सालों से उससे दूर था, लेकिन स्वाति कभी उससे दूर नहीं हुई। उतना ही पास अब करण गुलेरिया भी स्वाति के आ चुका है। स्वाति मल्होत्रा कभी सीधी चाल नहीं चल सकती। अगर वह दिल्ली है तो इसका मतलब जरूर कुछ कर रही है। अगर वह तब तक सामने नहीं आएगी, तब तक पूरी तरह से सिचुएशन उसके हाथ में नहीं हो। शायद इसलिए मेरे फोन का कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही।
तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, करण ने धीरे से कहा। तुम फिर से कोई खेल खेल रही हो स्वाति? उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कान भी आ गई। और अगर मैं सही हूँ तो रोहित अब भी जीता है। कमरे में लगे स्क्रीन को रोशनी उसके चारों तरफ पड़ रही थी। उसने धीरे से फोन उठाया और अपनी किसी खास आदमी को कॉल लगाया। तैयार करो, उसने ठंडी आवाज में कहा। हमें दिल्ली जाना है। लेकिन दूसरी तरफ से एक शांत आवाज आई। हम नहीं जा सकते क्योंकि स्वाति मैम ने हमें जाने के लिए मना किया है। इतना सुनने के बाद आप करण गुलेरिया पूरी तरह से शांत हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था। दूसरे ही पल आप जो रोबोट उस कैबिन से सबसे बाहर मोड़ पर था, काफी हाई टेक्निक से बना हुआ, दूसरे ही पल आप पूरी तरह से शांत हो चुका था। करण गुलेरिया ने स्वाति के पास मैसेज सेंड कर दिया था। दूसरे ही पल अब स्वाति के पास वो मैसेज जैसे ही आया उसने रिप्लाई करते हुए कहा, करण तुम्हें समय के साथ सब सच पता चल जाएगा, इसलिए तुम्हें भावुक नहीं होना चाहिए। और जो दिखाया जा रहा है उसके लिए अभी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बाद में तुम्हें सब सच बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही समझो, ये सब झूठ है। बस इतना ही टैप किया। उसके बाद अपना फोन फिर से बंद कर दिया, क्योंकि स्वाति किसी दूसरे बातों में नहीं जाना चाहती थी। वह फिलहाल अपने काम पर फोकस करना चाहती है, जिसे कि अपनी पूरी फैमिली को पूरी तरह से सुरक्षित सेफ जोन में रख सके। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। भाई इवनिंग टाइम में वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जल्द मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। वीडियो कैसी लग रही है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें एंड प्यारा सा एक कमेंट करें। आपकी मर्जी, आप 2 कमेंट भी कर सकते हो। दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू। चौंध से बहुत नीचे धरती के अंदर अंडरग्राउंड लैब गहरा सन्नाटा था। दीवारों पर लगी बड़ी से बड़ी स्क्रीन अब भी खबरें दिखाई दे रही थी। दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन टाइकून ऑफ रोहित मारवा की मौत हो चुकी। स्क्रीन नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल चुकी थी। उन स्क्रीन के सामने करण गुलेरिया आराम से खड़े थे। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह स्वाति को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उसके मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि ये सच है या फिर स्वाति का नया खेल। शायद नया खेल जो कि स्वाति ने उसे बता दिया, बहुत कम शब्दों के साथ। उसमें छोटा सा मैसेज टाइप हो रहा था। अब करण गुलेरिया की नजरें अपने फ़ोन में थी। वहीं स्वाति, ये खबरें सच हैं या फिर तुम्हारी कोई नई चाल है? मैसेज भेजने के बाद वह कुछ सेकंड तक फ़ोन को देखता रहा। कमरे में घड़ी की हल्की हल्की टिक टिक की गूंज आ रही थी। फिर अचानक फ़ोन की स्क्रीन चमकी। स्वाति मल्होत्रा की रिप्लाई आई। करण ने तुरंत मैसेज खोला। मैसेज लंबा था। सब कुछ ठीक है करण, सब कुछ शांत है। अक्सर जो दिखाई देता है वह होता नहीं है, और जो होता है वह अक्सर दिखाई नहीं देता। इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ सही है और सब कुछ सही चल रहा है। तुम अपने काम पर ध्यान दो और जिन 2 लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारे पास है उन्हें समय समय पर देखते रहना, क्योंकि दोनों काफ़ी चालाक और काफ़ी खतरनाक है। वही मैसेज पढ़ते ही करण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गया। वह बुदबुदाया, तुम अब भी वही खेल खेल रही हो स्वाति। उसने फ़ोन जेब में रख लिया, फिर मुड़कर अंडरग्राउंड उस कैबिन की तरफ आगे की तरफ बढ़ गया। वही कॉरिडोर लंबा था, ठंडा था। दीवारों पर लाल लाइटें चल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वह एक बड़े से लोहे के दरवाजे के सामने रुका। उसने अपना कार्ड स्कैन किया। बिप बिप, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक छोटा सा कांच का कैबिन था। उस कैबिन के अंदर एक महिला कुर्सी पर बंधी हुई थी। ये कोई और नहीं बल्कि शीला थी, जो अक्सर आग उगलती थी। अब जब से वो यहाँ आई है, उसके दिमाग को शांत करने के लिए उसे फिजियोथेरेपी दी जा रही है। ये सब खुद स्वाति द्वारा किया जा रहा है, स्वाति के प्लान के अकॉर्डिंग। उसकी कलाई में धातु के बंधन लगे हुए थे। चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब जीत खत्म हो चुकी थी। वहां पर अब काले सर्कल बन चुके थे। करण दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसे देखने लगा। शीला ने उसे देखा। तुम लोग समझते हो मुझे यहाँ बंद करके सब कुछ जीत जाओगे? उसने अब तिरछी नजर से करण की तरफ देखते हुए कहा। करण हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, उसने शांत आवाज में कहा, हम सिर्फ सुनिश्चित कर रहे हैं तुम कहीं जाओ नहीं। शीला ने तीखी नजरें उसे देखा। स्वाति ये खेल ज़्यादा दिन तक नहीं खेल पाएगी। करण ने जवाब दिया। बस कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसने दरवाजा बंद कर दिया। वह आगे बढ़ गया। कॉरिडोर के आखिरी में एक और कैबिन बना हुआ था, जो चारों तरफ से लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ एक कैबिन। इस दरवाजे के बाहर थोड़ा भारी था और करण ने उसे खोला। अंदर एक आदमी कुर्सी पर वैसे ही बंधा था जैसे वहां पर शीला बंधी थी। हाथों में धातु के बंधन लगे थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि हल्की है मुस्कान थी। ये और कोई नहीं बल्कि वीर मल्होत्रा थे। करण अंदर आया। वीर ने उसे देखते हुए कहा, तो आखिर तुम देखने आ गए मुझे? मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ या तुम्हारी उल्टी गिनती गिन रहा हूँ? करण शांत खड़ा रहा। कैसे हो वीर? वीर हल्का सा तुम्हें क्या लगता है किसी अंडरग्राउंड जेल में बंद
इंसान कैसा होगा। करण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस कुछ सेकंड तक वीर को देखा, फिर कहा। स्वाति ने खास तौर पर कहा है तुम दोनों पर नजर रखने के लिए, समय समय पर तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए। आप उसने काफी तीखे से ये बात वीर को कही थी। वीर की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। तो मतलब वह अभी खेल खेल रही है। करण ने उसकी तरफ देखा। बेटी किसकी है? बाप पर तो जाए ही गई, और तुम भी तो ये करते हुए उसके हाथ आए हो। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर करण मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जाते हुए उसने पीछे मुड़कर कहा, सावधान रहना वीर, क्योंकि ये खेल अब और दिलचस्प होने वाला है। दरवाजा बंद हो गया। कॉरिडोर में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे स्वाति का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। शायद सब मारवा हाउस। रात धीरे धीरे बीत चुकी थी। मारवा हाउस में जो कभी हंसी खुशी से आवाजें भरा रहता था, आज बिल्कुल शांत था। लॉन में लगी लाइटें अब भी जल रही थी। घर के अंदर हर किसी के चेहरे पर थकान और दर्द साफ दिखाई दे रही थी। सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए थे, लेकिन अनिका अब भी जाग रही थी। वह अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। हवा हल्की चल रही थी, लेकिन उसके दिल में अंदर तूफान था। कुछ पल तक वह दूर आसमान को देखती रही। फिर उसने धीरे से आसमान को देखा। फिर उसे कुछ अपना सा लगा। फिर उसने अपने फ़ोन को ही तरफ देखा। उसने एक नंबर डायल किया। यह नंबर रोहित के पिता धनंजय मारवा का था, जो कि दादी के कहे मुताबिक अनिका ने कहा था कि वह एकांत समय में शांति के साथ उनसे बात कर लेगी, और जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही करेगी। फ़ोन की घंटी कुछ देर बाद बजती है। फिर उधर से कॉल रिसीव की जाती। हेलो, धनंजय ने भारी आवाज़ में सुनाई दिया। अनिका कुछ पल तक चुप रही। उसकी आंखों से आंसू भर आए थे, लेकिन उसने खुद को संभाला कि अंकल, बस इतना शब्द निकल पाया। फोन में दूसरी तरफ से कुछ सेकंड की खामोशी छा गई थी। धनंजय की आवाज आई, अनिका, मुझे सब पता चल चुका है। अनिका की आवाज में दर्द था। खबरें मैंने भी देख ली है। अनिका की आंखों में आंसू धीरे धीरे बहने लगे। अंकल, हमें आपकी ज़रूरत है। दादी माँ ने कहा है कि आपके पास कॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दो। आपको घर पर बुलाया गया है। उसने धीमी आवाज में कहा। घर सब ठीक है? सब लोग? वह आगे बोल नहीं पाई। धनंजय ने गहरी सांस ली। मैं निकल चुका हूँ, उन्होंने शांत आवाज में कहा। फ्लाइट में हूँ, कुछ ही घंटों में इंडिया पहुँच जाऊँगा। अनिका ने आंसू पोंछे। धन्यवाद अंकल, धनंजय ने आगे कहा। अनिका, अभी तुम मजबूत रहो। इस वक्त तुम्हें घर की ताकत बनना है, और रोहित के बच्चों की माँ भी। यह सुनकर अनिका की आंखें फिर भर आई, क्योंकि उस धनंजय अंकल ने, रोहित के डैड ने उसे ऐसी बातें कही। उसे काफ़ी प्राउड भी फील हो रहा था। शायद उनकी पिछली बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वह उनके बारे में नेगेटिव थिंक बना पाई थी, या फिर कुछ और। अनिका इतनी आसानी से विश्वास तो नहीं कर सकती थी। अब अनिका के दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। कितने शांत स्वर में उन्होंने आने के लिए कहा, एक बार भी मना नहीं कर रही। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर कॉल कट गई। अनिका ने फ़ोन धीरे से नीचे कर दिया। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक नई जिम्मेदारी भी जन्म ले चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस। गुलेरिया हाउस में अब भी रात गहरी हो चुकी थी। बड़ा सा डाइनिंग रूम आज बिल्कुल शांत था। कुछ समय पहले ये सब लोग मारवा हाउस से वापस लौटे थे। आकाश और मयूर धीरे धीरे घर के अंदर आए थे। उनके चेहरों पर गहरी उदासी थी। ओमकार सोफे पर बैठा था। सामने टेबल पर चाय के कप रखे थे, लेकिन कोई उन्हें छू भी नहीं रहा था। नंदिनी भाभी, राजलक्ष्मी और श्रेया भी वहीं बैठी थी। कमरे में भारी सन्नाटा छा। बस बच्चों की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। घर के छोटे बच्चे कमरे के अंदर कोने में खेल रहे थे। वे खिलौने से खेलते हुए हंस रहे थे। उन्हें अब भी इस दर्द की गहराई का अंदाजा नहीं था, लेकिन घर के बड़ों का ध्यान बच्चों में बिल्कुल भी नहीं था। सबके मन में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, अनिका, रोहित, बच्चे। नंदिनी ने धीरे से कहा, पता नहीं वह इस सब को कैसे संभाल लेगी, कैसे बर्दाश्त कर पाएगी अनिका। राजलक्ष्मी ने गहरी सांस ली। उसके ऊपर अचानक से कितना बड़ा बोझ आ गया है। आकाश चुप बैठ रहा। उसकी नज़र जमीन पर ही थी। मयूर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। कमरे के दूसरे कोने में श्रेया चुपचाप बैठी थी। वह बाहर से शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। अनिका की नज़र, उसके बच्चों की चीख, वे हंसते हुए खेलना, वो सब कुछ, रिया का चुलबुलापन, आर्यन अलेक्जेंडर की छवि, सब कुछ शांत हो चुका था। फिर उसकी नज़र धीरे धीरे खाली दीवार पर टेक गई। उसके मन में पुरानी यादें लौट आई। एक समय ऐसा था जब आकाश उसके पास नहीं था, जब वह उसे छोड़कर चला गया था। वह समय उसके लिए किसी अंधेरे के कमरे के समान था। वह पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी। उसके पास कोई था या नहीं था, उसे किसी के बारे में कोई भी होश नहीं था, सिर्फ आकाश के सिवा। उसने बहुत कोशिश की थी खुद को संभालने की, लेकिन मेंटल तौर पर वह टूट चुकी थी। आज जब
उसने अनिका को उस हालत में देखा तो उसे अपना वही अतीत याद आ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वह देरी से उठी और बालकनी की तरफ चली गई। रात का आसमान बिल्कुल काला था। श्रेया ने आसमान की तरफ देखा। उसके होठों पर धीमी आवाज निकली, अनिका, तुम्हें मजबूत रहना होगा, क्योंकि टूटने का दर्द मैं जानती हूँ। उसकी आंखों में आंसू बह निकले और गुलेरिया हाउस की वह रात दर्द की खामोशी बता रही थी। धीरे धीरे करके सभी अपने कमरे में ही आने लगे। श्रेया आकाश की तरफ देख रही थी। ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में बस पुरानी यादें आ रही थी। एक भयानक हादसा, आकाश गुलेरिया की मौत। वो दुनिया को छोड़कर जा चुका है। उस समय उसकी दुनिया जैसे एक पल के लिए उजड़ गई थी। लोगों ने कहा था शायद हादसे में उसकी मौत हो चुकी है। उस खबर ने श्रेया को पूरी तरह से तोड़ दिया था। लेकिन श्रेया का मन जानता था कि आकाश जिंदा है। वह पूरी तरह से आकाश की बनकर रहना चाहती है। उसके परिवार वाले, उसकी अनिका जो अच्छी दोस्त थी और एक अच्छी बहन भी थी, सब उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर वह बिखर चुकी थी। आज अचानक वही डर उसके सामने फिर से जाग गया था। वह सोच रही थी, अगर कभी अनिका के साथ यही सब हो, उसके साथ हुआ है, अगर अनिका भी किसी अपने को इस तरह से खो दे, क्या वह भी उसी तरह टूट जाएगी? क्या रोहित के जाने के बाद अनिका मेरी तरह टूट जाएगी, या उससे भी ज्यादा? इन्हीं ख्यालों में डूबी श्रेया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे भी नहीं पता था। तभी पीछे से किसी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। श्रेया चौंक कर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। वह जैसे ही पीछे मुड़ी, सामने आकाश था। उसकी आंखों में आंसू बहते देख आकाश ने बिना कुछ कहे उसे अपने गले लगा लिया। श्रेया भी उसे लिपट गई, जैसे कुछ पलों के लिए अपने सारे दर्द को भूल जाना चाहती हो। आकाश की बाहों में आकर श्रेया कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई थी। उसके दिल की धड़कनें धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। आकाश ने उसके आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, श्रेया, तुम अब भी इतना डर जाती हो? श्रेया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी नमी थी। आकाश, जब उस हादसे के बारे में सबको लगता था कि तुम नहीं रही, उस दिन लगा था जैसे दुनिया ही खत्म हो गई थी। मैं फिर से वही सब नहीं झेल सकती, और आज वो सब अनिका को झेलना पड़ रहा है। ये सब मैंने कभी नहीं सोचा था। आकाश ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। लेकिन मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पास, और अपनी बहन के साथ भी हूँ। कुछ देर दोनों खामोश बैठे। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उनके बीच सुकून उस ठंडक को भी गर्माहट दे रहा था। थोड़ी देर बाद श्रेया हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम। वही आकाश और श्रेया कुछ देर तक खामोश बैठे रहे। माहौल में एक भारी सन्नाटा था। दोनों के मन में एक ही नाम बार बार रहा था, अनिका। श्रेया ने धीमी आवाज में कहा, आकाश, मुझे अनिका की बहुत चिंता हो रही है। रोहित के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली हो गई है। आकाश की आंखें भी भर आई। उसने गहरी सांस ली। अनिका हमेशा से रोहित से बहुत प्यार करती है। वे दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, और अब वह आगे कुछ नहीं बोल पाया। श्रेया ने उसका हाथ पकड़ लिया। और उसके तीनों बच्चे अपने डैड से कितना प्यार करते हैं। उन्हें समझ भी नहीं आ रहा होगा कि उनके पापा अब वापस नहीं आएंगे। आकाश की आवाज़ भारी हो गई जब आज छोटे वाला बार बार पूछ रहा था कि पापा कब आएंगे। रिया जो पूछ रही थी, पापा लेटे क्यों हैं मोम, तो मेरा दिल टूट गया। श्रेया, मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसे क्या जवाब दूँ। श्रेया की आंखों में फिर आंसू निकल गए। अनिका के लिए ये सब सहना कितना मुश्किल होने वाला है। उसने अपना सब कुछ खो दिया है। रोहित, आकाश, उसका रोहित, उसकी दुनिया। आकाश ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। वह हमारी छोटी बहन है। उसके बच्चे भी हमारी जिम्मेदारी हैं। श्रेया ने तुरंत कहा, सिर्फ तुम्हारे नहीं, हमारी। हम दोनों मिलकर अनिका और बच्चों के साथ देखेंगे। उन्हें कभी भी महसूस नहीं होने देंगे कि रोहित के जाने के बाद वो अकेले थे। आकाश ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था और एक दृढ़ संकल्प भी दिखाई दे रहा था। हमें उनके भविष्य के बारे में सोचना होगा, आकाश बोला। बच्चों की पढ़ाई, उनका माहौल और सब कुछ जैसे रोहित सोचता था, बिल्कुल वैसे ही हमें सोचना होगा। रोहित चाहता था कि उसके बच्चे अच्छा जीवन जिए। श्रेया ने सिर हिलाया। हाँ, हम वही करेंगे। धीरे धीरे अनिका को भी संभालना होगा। अभी तो उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका है। कुछ देर दोनों चुपचाप ऐसे ही बातें करते। आकाश ने धीमे से कहा, आकाश, रोहित आज होता तो सब कुछ कितना अलग होता ना। श्रेया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हाँ, लेकिन अब हमें मजबूत बनना होगा श्रेया। अनिका, उसके बच्चों के लिए, सब कुछ बेहतर करने के लिए। उस पल दोनों के दिल में एक ही फैसला था, चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वे अनिका और उसके बच्चों का सहारा बनकर खड़े रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ कबीले के अंदर सुबह की पूरी तरह से धूप बिखरी हुई थी। पेड़ों की पत्तियों से झनकर नीचे आ रही थी। हवा में मिट्टी और जंगली फूलों की खुशबू घुली हुई थी। छोटी झोपड़ियों के बीच जीवन धीरे धीरे जाग रहा था। रोहित अब भी उसी झोपड़ी के बाहर खड़ा था, जहाँ पिछले कुछ समय से रह रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी थकान थी,
लेकिन आंखों में अब पहले से कमजोरी नहीं थी। कुछ दूरी पर लतिका घुटनों के बल बैठी थी। उसकी गोद में वही छोटा सा सफेद शेर का बच्चा आराम से बैठा था। उसकी चमकती हुई करे आंखें बिल्कुल सितारों की तरह चमक रही थी। लतिका उसे प्यार से सहला रही थी। अरे तुम तो बहुत प्यारे हो, बहुत मुस्कुरा कर बोली। छोटा शेर का बच्चा उसके हाथ को सूंघते हुए धीरे से गुर्राने जैसा मीठा स्वर निकालने लगा। ये देखकर रोहित हैरान था और परेशान था। दूसरे ही पल वह शांत हो जाता है, क्योंकि लतिका ने तीखी नज़रों से अपने डैड की आंखों का पीछा किया और फिर उसे पता लग चुका था कि आखिर उसके डैड क्या कहने वाले हैं और क्या कहना चाहते हैं। वही पास में खड़ी सफ़ेद शेर की माँ, यानी कि सफ़ेद शेरनी, सब कुछ बहुत शांति से देख रहे थे। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई क्रोध नहीं था, बस एक गहरी समझ थी और स्वीकार था। रोहित ये सब कुछ थोड़ी दूर से देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी भी थी और खुशी भी थी। उसने धीरे से कदम बढ़ाया, लतिका के पास आ गया। लतिका, उसने मुस्कुराते हुए कहा, पापा देखो ना। लतिका ने उत्साह से कहा, ये कितना प्यारा है, यह मेरे पास से जा ही नहीं रहा। रोहित ने झुककर उस छोटे से शेर के बच्चे को ध्यान से देखा। सफ़ेद पर गहरी चमकती आंखें, चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास। उसी समय कबीले के कुछ लोग भी वहां पर आ जाते हैं। उनके साथ कबीले के बुजुर्ग भी धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंच जाते हैं। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी हवा में हल्की हल्की हिल रही थी। वह कुछ पल तक उस दृश्य को देखता है, फिर उसकी आंखों में एक और गहरी चमक उभरी। तो आखिरकार ये दिन आ ही गया, उसने धीरे से लेकिन गंभीर आवाज में कहा। रोहित ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कौन सा दिन? बुजुर्ग ने धीरे से लतिका और उस शेर के बच्चे की तरफ देखा और इशारा किया। यह, उसने कहा, यह कोई साधारण बात नहीं है। लतिका अब भी बच्चे को सहला रही थी, क्योंकि उसने मासूमियत से पूछा। बुजुर्ग उसके पास आकर बैठ गया। उसने बहुत ध्यान से उस शेरनी को देखा, फिर बोला, यह जंगल की सफ़ेद शेरनी है और सफ़ेद शेर अभी साधारण नहीं है। कबीले के बाकी लोग भी अब गंभीर हो गए थे। रोहित ने थोड़ा हैरानी से पूछा, इसका मतलब? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। हमारे कबीले में पीढ़ियों से एक भविष्यवाणी कही जा रही है। लतिका उत्सुकता से उसकी तरफ देखने लगी। कैसी भविष्यवाणी? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए फिर धीरे से बोला, जब कभी सफ़ेद शेरनी अपने बच्चों को के लिए किसी इंसान का चुनाव करती है तो उसका मतलब होता है वह इंसान साधारण नहीं है। रोहित ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि लतिका के बारे में रोहित काफ़ी समय से जान चुका था। वहीं बुजुर्ग ने आगे कहा, सफ़ेद शेर जंगल के रक्षक माने जाते हैं। ये अपने बच्चों के पास किसी को भी नहीं आने देते, लेकिन अगर वे खुद किसी को स्वीकार कर लें तो वह व्यक्ति उनकी आत्मा का साथी बन जाता है। लतिका ने आश्चर्य से पूछा, मतलब मुझे ये पसंद करती हैं? उस व्यक्ति ने हल्का सा मुस्कुराया। नहीं बेटी, ये तुम्हें पसंद नहीं करती, इसमें तुम्हें चुना है, सिर्फ तुम्हें चुना है। ये सुनकर वहाँ खड़े अभी लोग एक पल के लिए शांत हो गए। रोहित की नज़र अब अपनी बेटी पर टिकी हुई थी। बुजुर्ग आगे कहा, आने वाले समय में ये शेरनी और इसके बच्चे तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारा सहारा बनने के लिए। लतिका ने धीरे से उस छोटे से बच्चे को अपनी ओर कर लिया और अपने सीने से लगा लिया। वह बिल्कुल शांत था, जैसे उसे भी ये सब समझ में आ रहा था। उसी समय वह शेरनी धीरे से उनके पास आई और रोहित थोड़ा सा सतर्क हो गया, लेकिन शेरनी ने कोई क्रोध करता नहीं दिखाई। वह बस लतिका के सामने आकर बैठ गई। उसने अपनी बड़ी चमकती आंखों के लिए लतिका को देखा, फिर धीरे से अपना सिर झुका लिया। कुछ लोग धीरे से आपस में बातें करने लग जाते हैं। बुजुर्ग की आवाज़ फिर गूंजी, देखा, ये वह शक्ति है जो तुम्हें अपना गुरु मान चुकी है। रोहित ने हैरानी से पूछा, कौन सा संकेत, कौन सा गुरु और कौन सी बात? बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। रोहित की भौहें सिकुड़ गई। भविष्यवाणी मेरे बारे में? उस व्यक्ति ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारे बारे में। रोहित अब पूरी तरह से गंभीर हो गया था। क्या मतलब है? उस व्यक्ति ने दूर पहाड़ की तरफ देखा और फिर बोला, बहुत साल पहले हमारे पूर्वजों ने यह कहा था कि एक दिन एक ऐसा आदमी आएगा जो मौत को मात देकर वापस आएगा। और रोहित की आंखें फैल गई। उस व्यक्ति ने आगे कहा, वह आदमी अकेला नहीं होगा, उसकी किस्मत से जुड़ी होगी एक लड़की जिसे जंगल खुद अपना रक्षक बनाएगा। बुजुर्ग ने धीरे से लतिका की ओर देखा और कुछ इशारा किया। और आज मैं वही भविष्यवाणी अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, मिस्टर रोहित मारवा। रोहित कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत और चुप खड़ा रहा। उसके मन में कोई सवाल घूमने लगे। उसने धीरे से अपनी बेटी को देखा। लतिका उस छोटे शेर को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। उसकी मासूम हंसी पूरे माहौल को हल्का सा
गर्म कर रही थी। रोहित के चेहरे पर भी धीरे धीरे मुस्कान आ गई थी। उसने आगे बढ़कर लतिका के सिर पर हाथ रखा। कबीले के उस बुजुर्ग ने धीरे से लतिका की तरफ इशारा किया और आज मैं भविष्यवाणी अपनी आंखों के सामने इस सब होते हुए देख रहा हूँ। रोहित कुछ पल तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसके मन में कई सवाल घूमने लगे। उसने धीरे से अपनी बेटी की देखा। लतिका उस छोटे शेर को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। उसकी मासूम हंसी पूरे माहौल को हल्का कर रही थी। रोहित के चेहरे पर भी धीरे धीरे मुस्कान आ गई। उसने आगे बढ़कर लतिका के सिर पर हाथ फेरा तो अब वह हल्का सा हंसते हुए बोला, मेरी बेटी के पास जंगल की फौज है। लतिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाँ पापा, अब कोई हमें परेशान नहीं कर सकता। लतिका ने बड़े स्माइल के साथ रोहित की तरफ देखा। दूर खड़े कबीले के लोग भी ये देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वह व्यक्ति आंखों में अब भी गहरी सोच लिए था, क्योंकि वह जानता ये सिर्फ शुरुआत थी। क्योंकि ना तो ये लड़की यहाँ रह सकती है और ना शेर का बच्चा लतिका के पास रह सकता है। ये भी काफी उलझन वाली बात थी, लेकिन अभी वह इस बात को नहीं कुछ कहता। लतिका अब उस बच्चे को छोड़ देती है ताकि वह अपनी माँ के पास जाकर कुछ समय बिता सके। लतिका अब उस कबीले के सभी बच्चों के साथ हंसी खुशी खेल रही थी। वहीं कबीले के सरदार का पोता वो भी वहीं खड़ा था और साथ में लतिका को बड़े ही प्यार से देख रहा था। लतिका की आंखों में कुछ अजीब सा उसे महसूस हो रहा था। आज से पहले उसने कभी किसी के लिए महसूस नहीं किया। अब सभी आपस में खेल रहे थे। बच्चे अपनी टोली बनाकर आराम से खेल रहे थे। वहीं रोहित मारवा अब कबीले के सरदार के पास बैठकर कुछ समय बाहर बैठ जाता है। वहीं अब दो बूढ़ी जो कि रोहित की देख रेख कर रही थी, दोनों अब वैद आए। रोहित को देखकर मुस्कुराने लगी। रोहित ने भी उन्हें धन्यवाद किया, साथ में उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दोनों ने बड़े ही प्यार से रोहित को आशीर्वाद दिया। उसके बाद रोहित के लिए अब वे चाय बनाने के लिए चली जाती हैं। धीरे धीरे करके अब वे एक बंद कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं, जहाँ पर वो ये सब काम कर रही थी, जिसे रसोई घर कहा जाता है। जिसने जो कुछ खाना कबीले के अंदर सभी उस बड़े से रसोई घर के अंदर बनता। कोई स्पेशल अपने घर के अंदर चूल्हा नहीं जलाता था। उस बड़े से रसोई घर में पूरे कबीले वासी अपना अपना खाना बनाते थे। वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस। दिल्ली की सुबह थोड़ी धुंधली थी। मारवा हाउस के बाहर लंबी लंबी काली गाड़ी आकर खड़ी। घर के अंदर पिछले कई दिनों से सन्नाटा था। वह आज वैसा ही भारी दर्द भरा हुआ था। दादी माँ सुहासिनी मारवा अपनी व्हील चेयर पर लोन में एक कोने में बैठी थी। पास आशा मारवा, अनिका और सरी परिवार के बाकी लोग मौजूद थे। वहीं चिराग मेहता भी वहीं पर खड़े थे। सबके चेहरे थके और बुझे हुए थे। बच्चे भी शांत आराम से अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। उसी समय दूर गेट के पास एक बड़ी सी काली कार धीरे धीरे अंदर आती दिखाई देती है। गाड़ी का इंजन बंद हुआ। सभी की नजरें अब उस तरफ मुड़ जाती। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छा जाता है। फिर कार का दरवाजा खुला। सबसे पहले धनंजय मारवा बाहर आए। लंबा कद, महंगे सूट से सजा हुआ और शरीर और चेहरे पर बनावटी गंभीर था। वह कई सालों बाद मारवा हाउस की जमीन पर कदम रख रहे थे। उसके पीछे उनकी पत्नी और उतरी। उसके चेहरे पर भी दुख का मखौटा साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई में एक अलग सी चमक थी। उसने गर्ल्स पहने थे ताकि उसकी आंखों की चतुराई, उसकी आंखों की नमी किसी को दिखे ना। वह वही औरत थी जिसने सालों पहले आशा मारवा को नीचा दिखाने की कई कसर बिल्कुल भी नहीं छोड़ी थी। और आखिर में कार से उतरा एक लड़का जिसका नाम रोहन मारवा, धनंजय का बेटा। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, बिल्कुल 6 फुट की हाइट, मस्कुलर बॉडी, ऊपर से उसने एक शर्ट जिसके ऊपर से 2 बटन खुले हुए थे, बाजू को फोल्ड करके ऊपर किया हुआ था, साथ में ब्लैक कलर की फॉर्मल पैंट एंड पैरों में ब्लैक कलर के ही शूज। धीरे धीरे करके अब वह अंदर आने लगा। आज पहली बार वह मारवा हाउस आया था। चारों तरफ देखने लगा, ऊपर से नीचे देखने के लिए अपने मन में सोचने लगा, वाओ, डैड का घर तो दिल्ली काफ़ी अच्छा है, शायद हमारे उस वाले घर से भी काफ़ी बड़ा है। इतना कहकर आसपास नौकर चाकर जो वहीं पर मौजूद थे, जो अब लगेज लेने के लिए वहां पर आ चुके थे, ये सब देखकर तो वो और भी हैरान हो जाता है। धीरे धीरे करके वह इधर उधर सारी चीज़ों को निहारने लग गया। साथ में वहां पर कुछ पक्षियाँ जो पेड़ों पर सुबह की किरणों के साथ चहचहा रहे थे, साथ में अपना कैमरा निकाल कर उनकी पिक्चर क्लिक करने लगा। धीरे धीरे करके वह मारवा हाउस की भी पिक्चर क्लिक कर रहा था, क्योंकि ये पूरा महल से कम नहीं था। आलीशान महल की तरह ही दिल्ली के अंदर एक विशालकाय भवन बना हुआ था, जो कि मारवा हाउस था। वह उसे आराम से निहार रहा था, मानो कोई लड़की उसके सामने खड़ी हो उसे बड़े ही
आराम से तसल्ली से निहार रहा हो, धीरे धीरे करके। अब आगे चला, लंबा, शांत और बिल्कुल बिना किसी भाव के। उसकी आंखें पूरी तरह से मारवा को हाउस को एक एक बार ध्यान से देख रही थी, जैसे वह हर चीज को समझ रहा हो। घर के अंदर खड़े सभी लोग चुपचाप उन्हें देख रहे थे। अनिका भी वहीं खड़ी थी। उनकी आंखों में तरह था, लेकिन साथ ही सतर्कता भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह जानती थी धनंजय का आना सिर्फ दुख की वजह नहीं है, उसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। धनंजय धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दादी माँ के पास पहुंचा, उन्हें अपनी माँ के पैर छुए। अचानक वह उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। माँ, उसकी आवाज कांप रही थी। मेरा बेटा, मेरा रोहित, मेरे जिगर का टुकड़ा। वह जोर जोर से इतना कहकर रोने लगा। उसकी पत्नी भी तुरंत दादी माँ के पास आकर बैठ गई। माँ जी, वह भी बिलखलाने लगी थी, रोने लगी थी। हमारा रोहित हमें छोड़कर चला गया है। दोनों को रोना इतना नाटकीय था कि कुछ लोग सच में भावुक हो गए, और उनकी आंखें, जो अब थोड़ी सी आंसू रुके थे, अब फिर से आने स्टार्ट हो। लेकिन दादी माँ ने उन्हें चुपचाप देख रही थी। उनकी आंखें गहरी थी, वे सब समझ रही थी। आशा मारवा का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया था। उन्होंने अपने पति की आदतें अच्छी तरह पता थी, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। धनंजय कुछ देर तक रोने का नाटक करता रहा, फिर अचानक उसने पीछे मुड़कर कहा, रोहन, इधर आओ बेटा। रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह दादी माँ के सामने खड़ा हो गया। धनंजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे थोड़ा आगे खींच कर बोला, दादी माँ के पैर छुओ। पहली बार अपनी दादी माँ से मिल रहे हो, पहली बार इंडिया आए हो, पहली बार दिल्ली आए हो, पहली बार अपने घर आए हो, और पहली बार अपनी दादी माँ से मिल रहे हो, अपने परिवार से मिल रहे हो, तो इसलिए सभी के पैर छूकर प्रणाम करो। दादी माँ के पैर छुए। रोहन बिना कुछ कहे झुक गया। उसने दादी माँ के पैर छुए, फिर धीरे से ऊपर देखा। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके चेहरे की बनावट, उसकी आंखें, उसकी ठोड़ी, एक पल के लिए दादी माँ का दिल जोर से धड़क उठा। उन्हें अचानक से रोहित की झलक दिखाई दी। उनकी आंखें भर आई, क्योंकि आंखें बिल्कुल रोहित जैसी थी। कुछ सेकंड तक वह बस रोहन को देखती रही। घर के बाकी लोग भी ये सब देखकर हैरान थे। धनंजय की पत्नी वही मौका पकड़ लिया। उसने तुरंत कहा, माँ जी, रोहन बिल्कुल रोहित जैसा ही लगता है ना? उसकी आवाज में बनावटी भावुकता भी थी। धनंजय बोला, हाँ माँ, कई लोग कहते हैं यह रोहित का छोटा भाई है, तो रोहित की तरह दिखेगा ही। शायद भगवान ने रोहित की झलक इसमें छोड़ दी है। अनिका ने यह सुनकर उसकी तरफ देखा। उसे साफ समझ आ गया, ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। वह चाहती तो दादी माँ रोहित की जगह रोहन को देखने लगी, लेकिन दादी माँ अचानक से सीधी बैठ गई। उन्होंने अपनी आंसू भरी आंखों से रोहन को देखा, फिर धीरे से उसका सिर छुआ। बेटा, उन्होंने शांत आवाज में कहा, तुम बहुत अच्छे बच्चे लगते हो। रोहन चुप रहा। दादी माँ की आवाज अचानक से मजबूत हो गई, लेकिन मेरे रोहित की जगह दुनिया में कोई नहीं ले सकता। कमरे में हल्का सा फिर से सन्नाटा छा गया। धनंजय के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सा भाव आया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। वहीं उसकी पत्नी, उसने भी अपने पैरों को हल्का सा झटका। हाथों की मुट्ठियां भींच ली, जो सब कुछ अनिका की आंखों से भला कैसे छुपा रह सकता था। लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। उसकी पत्नी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में निराशा छलक रही थी। उनकी पहली चाल पूरी तरह से सफल नहीं हुई, लेकिन उसी समय अनिका ने धीरे आगे बढ़ी। वह धनंजय के सामने आकर खड़ी हुई। अंकल, उसने शांत आवाज में कहा, आपका कमरा तैयार है। धनंजय ने उसकी तरफ देखा। आप थक गए होंगे। उसकी आंखों में एक अलग सी नजर थी, जैसा वह अनिका को ध्यान से देख रहा हो और परख रहा हो। फिर उसने बल्कि मुस्कान दी, बहुत धन्यवाद अनिका। बेटा, सॉरी, मैं तुम्हारी तरफ ना देख पाया। वह अब अनिका की तरफ देखता है, उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे गले लगाने की कोशिश करता है। एक पल के लिए वह अनिका दादी माँ की तरफ देखती है, दूसरे ही पल वह धनंजय को वैसा करने देती है। आप धनंजय हाथ जोड़कर अनिका की तरफ देखते हुए कहता है, बेटा, जितना मुझसे हो सकता है मैं तुम्हारे लिए वो सब करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि मैं अपना बिजनेस वहाँ का सब कुछ छोड़कर यहाँ पर सेटल हो सकता हूँ, सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए। क्योंकि मैंने अपने रोहित के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मैं उसके बच्चों के लिए वो सब करना चाहता हूँ जो अक्सर एक बाप अपने बच्चों के लिए करता है। इसलिए मैं अपने रोहित के लिए ये सब कर सकता हूँ। लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। वही रोहित नहीं रहा। अब इस पूरे साम्राज्य का क्या होगा? और उसका जवाब शायद उसे जल्द ही मिलना था। वही दूर खड़ा रोहन ये सब चुपचाप देख रहा था। उसकी नज़र एक बार पूरे मारवा हाउस में घूम रही थी, फिर जाकर अनिका पर टिक गई। उसकी आंखों में गहरी सोच थी, जैसे इस घर के हर राज समझना चाहता हो। और मारवा हाउस की उस सुबह में एक नया खेत शुरू हो चुका था। बार बार रोहन अनिका की तरफ देख रहा था। अनिका की सादगी, अनिका की नम आंखें, अनिका का उतरा हुआ चेहरा, सब कुछ रोहन के दिल को भा चुका था।
अनिका जितनी सुंदर लड़की आज तक उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। भले ही जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर लड़कियों की आंखें नीली, गोरा चीटा रंग और गोल्डन कलर के बाल, लेकिन यहाँ पर सब कुछ विपरीत था। अनिका का दूध के समान गोरा रंग था, बाल काले थे, लंबे थे, आंखें मोटी थी, बिल्कुल ऐसी जैसे कोई हूर की परी उसकी ख्वाबों की दुनिया से निकलकर सामने खड़ी हो। एक पल के लिए रोहन यही भूल गया था कि सामने कौन है, उसे नहीं पता था। अभी तक उसे किसी के बारे में कुछ नहीं पता था सिवाय दादी माँ की। क्या रोहन को पता लग पाएगा कि सामने कौन खड़ी है? क्या अनिका इन सब को बहुत जल्द घर से बाहर निकाल फेंकेगी? क्या कहानी एक नए मोड़ पर आएगी? क्या रोहित मारवा वापस मारवा हाउस आएगा? क्या करेगी लतिका? और क्यों हुई है वो भविष्यवाणी? क्या है उस भविष्यवाणी का राज? कौन है वो शेर का बच्चा? कौन है वो बच्चा जो लतिका को निहार रहा है? इन सब के सवालों के आंसर आपको मेरी स्टोरी में धीरे धीरे करके मिल जाएंगे, इसलिए बनकर रहें सार्थक स्टोरी के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आपकी बहुत ज़रूरत है। हंसराज की पत्नी की चाल। मारवा हाउस में अब डाइनिंग रूम में सब लोग बैठे हुए थे। घर में अब शोक का माहौल था। दीवार पर बड़ी सी रोहित की तस्वीर लगी थी जिस पर ताजे फूलों की माला चढ़ी हुई थी। उस तस्वीर के सामने बैठी आशा मारवा की आंखें बार बार उसी तस्वीर पर टिकी थी। उसे धनंजय आने का कोई ना तो खुश थी और ना दुख था। वहीं दूसरी तरफ सोफे पर अब हंसराज मारवा और उसकी पत्नी बैठे थे। उनकी पत्नी का चेहरा दुख जरूर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वह पुरानी तीखी चमक अब मौजूद थी। कुछ देर तक सब चुप बैठे रहे, फिर अचानक उसने धीमे लेकिन चुपती आवाज में कहा, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। सबकी नजर उसकी तरफ उठी। वह रोहित की तस्वीर की तरफ देखकर बोली, इतना बड़ा हादसा और किसी को पता क्यों नहीं चला? रोहित किस हाल में था? उसकी बात में छिपा हुआ तंज अब साफ महसूस हो रहा था। फिर उसने धीरे से आशा मारवा की तरफ देखा। आखिर घर में कोई तो होगा जो ध्यान रखता होगा। कमरे में अचानक भारी सन्नाटा छा गया था। आशा मारवा का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उन्होंने समझ आ गया कि ये बात किस तरह से इशारा कर रही। वहीं हंसराज की पत्नी आगे बोली, इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतनी जिम्मेदारियां, लेकिन घर के लोगों को पता ही नहीं चला कि रोहित किस खतरे में था। उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, शायद अगर समय पर ध्यान दिया जाता तो आज ये बात अधूरी छोड़कर चुप हो जाती। और फिर भूमिका की तरफ देखते हुए कहती हैं, तुम तो डिपार्टमेंट की बड़ी अफसर हो, तुम्हारी तो बड़े बड़े अफसरों के साथ उठ बैठ भी होगी। क्या तुम्हें भी अपने भाई की फिक्र नहीं थी? क्या तुम्हें भी उसकी ज़रूरत नहीं थी? क्या तुम्हें नहीं पता था कि उसके लिए इस घर में क्या अहमियत है? वह लगातार अब चोट पर चोट, वार पे वार अपनी बातों से कर रही थी। अब फिर से अपनी बातों को अधूरी छोड़ देती, लेकिन उसका इशारा साफ था। रोहित की मौत का दोष आशा मारवा पर डाल रही थी। आशा मारवा की आंखों में आंसू बह रहा है, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उसी समय अनिका अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। बस कीजिए, उसने ठंडी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। अनिका आगे बढ़ी। जो हुआ है उसका दोस्त किसी को एक इंसान पर डालना बहुत आसान होता है, उसने सीधे ही आप हंसराज की पत्नी की आंखों में आंखें डालकर कहा। लेकिन सच ये है कि आंटी, रोहित के लिए इस घर में सबसे ज्यादा अगर किसी को चिंता थी तो वह उनकी माँ नहीं थी, बल्कि आशा मारवा ने तुरंत कहा अनिका। लेकिन अनिका रुकी नहीं। अगर आज भी कोई इस घर में सबसे ज्यादा टूट चुका है तो वह भी यही है कि कमरे का माहौल अचानक से भारी हो गया। वहीं हंसराज की पत्नी के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी दिखाई दी, लेकिन हंसराज की पत्नी के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उससे पहले कि दादी माँ की आवाज पहुंची, अनिका। अनिका तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। दादी माँ की आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी अभी शांत रहो। अनिका कुछ पल उन्हें देखती रही। दादी माँ ने आगे कहा, अभी रोहित को गए ज्यादा समय नहीं हुआ है और इस घर में कोई भी झगड़ा मैं नहीं चाहती। फिर उन्होंने धीरे से हंसराज की तरफ देखा। मैंने ही हंसराज को बुलाया है ताकि ये घर और ये परिवार पहले जैसा बना रहे। उनकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और दृढ़ता दोनों ही थी। अनिका धीरे धीरे वापस बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें आप भी हंसराज की पत्नी पर ही टिकी हुई थी। हंसराज की पत्नी हल्का सा मुस्कुराई, जैसे उसे अपनी पहली चाल चलती हो, लेकिन उसे ये समझ आ गया था कि अनिका इतनी आसानी से हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है और ये लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन।
दूसरी तरफ मल्होत्रा मैसन की रात गहरी हो चुकी थी। पूरा घर शांत था। लंबे कॉरिडोर में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। श्वेता भी अनिका के लिए परेशान अपने कमरे में सोच रही थी। वहीं लक्ष्य से बात कर रही थी। ऐसा ही कुछ हाल क्रिश का भी था, लेकिन क्रिश का इससे पहले भी काफी परेशान रह रहा था, क्योंकि घर में उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि काफी समय से वह अभी तक सुहानी से नहीं मिल पाया था। और कांटेक्ट जितना भी समय होता तो ज़्यादातर बस हालचाल ही पूछा जाता। उसके बाद सुहानी क्रिश की खोल कट कर देती। जब क्रिश की खोल कट कर दी जाती दोबारा क्रिश अगर ट्राई करता तो ना मैसेज सेंड होता और ना कॉल लगती। ये सोचकर क्रिश पहले ही काफ़ी भावुक और परेशान हो रहा था। अचानक से रोहित का हादसा और इंसिडेंट भी हो चुका था। वह सुहानी को भी बताना चाहता था, क्योंकि आज सभी आए थे, सिर्फ सुहानी नहीं आई। वह मुक्ता से पूछना चाहता था, लेकिन अभी माहौल काफ़ी अजीब था, इसलिए उसने मुक्ता से भी कुछ नहीं पूछा। वहीं सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे, लेकिन एक कमरे में ऐसा था जहाँ भी हल्की रोशनी थी। वह कमरा था वीर मल्होत्रा का। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर नानी माँ गई। उनका चेहरा थका हुआ था, आंखें सूजी हुई थी। उन्होंने कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे के चारों तरफ वीर की चीजें रखी हुई थी, उसकी किताबें, उसकी फाइलें, उसकी तस्वीरें। नानी माँ धीरे से आगे बढ़ी। उन्होंने वीर की एक फोटो उठाई। अचानक उसके आंसू निकल कर उस पर गिरे, क्योंकि उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह कुर्सी पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वीर, उसकी आवाज़ टूट गई। मैंने ये क्या कर दिया? उनके मन में बार बार वही ख्याल आ रहा था। उन्हें आप भी सच पता नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि वीर ने उनके साथ धोखा दिया है। उनके मन में सिर्फ एक ही अपराध बोध था, शायद मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने फोटो को सीने से लगा लिया। मुझे लगता था अगर रोहित और अनिका अलग हो जाएं तो शायद तुम खुश रह पाओगे। उनकी आवाज़ काँप रही थी। दूसरे ही पल नानी माँ ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे चलते, तुम्हारे ढूंढने के लिए मैंने दोनों को भेजा और दोनों अलग हो गए। मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मेरी बच्ची, अभी उसकी उम्र ही क्या है? अभी उसके 3 बच्चे हैं। कैसे वो उनको संभालेगी? मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। उनकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन मेरी इच्छा की वजह से आज रोहित आगे बोले नहीं पाए। शायद मेरी वजह से ही आज वह इतनी बड़ी मुसीबत को झेल रहे हैं। अनिका को इतनी बड़ी अपनी कीमती चीज गंवानी पड़ी, जैसा कि उस पोस्ट के लोगों ने कहा था। शायद वो सब सच था वीर। रोहित के साथ जो हादसा है वह कहीं ना कहीं उनकी वजह मैं हूँ। कमरे में सिर्फ उनके रोने की हल्की सी आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक थी, और वह सच्चाई वीर मल्होत्रा से ही जुड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ कबीले के अंदर लतिका और सफेद शेर के बच्चे का अनोखा रिश्ता। 3 दिन बीत चुके थे। इन 3 दिनों में कबीले के अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। सबसे ज़्यादा बदलाव आया था रोहित और लतिका की जिंदगी। सुबह का समय था। जंगल के ऊपर हल्की धूप फैल चुकी थी। कबीले के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। झोपड़ियों के बीच गुजरती हुई पगडंडी के पास एक छोटा सा खुला मैदान था, और उस मैदान के बीच में घास में बैठी थी लतिका। उसकी गोद में वही सफ़ेद शेर का बच्चा था, आराम से लेटा हुआ। उसका मुलायम सफ़ेद फर धूप में चमक रहा था। उसकी करें आंखें आप भी सितारों की तरह चमक रही थी। लतिका उसकी गर्दन को सहला रही थी। तुम्हारा क्या नाम रखूं? वह मुस्कुराकर बोली। उसके पास 2-3 बच्चे और थे, लेकिन उनमें किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह उस शेर के बच्चे को अपनी तरफ ले ले या उसे छू ले, लेकिन दूर से ही आंखों से निहार रहे थे। वहीं पास खड़ा रोहित ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। कुछ दूर पेड़ों के बीच सफेद सेनी भी बैठी हुई थी। शायद इसके चलते ही बच्चे उस शेर के बच्चे से दूरी बनाए हुए थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह बिल्कुल शांत थी। उसने अपने बच्चे को लतिका के साथ जाने दिया। बच्चों के साथ कबीले के कई लोग भी ये दृश्य देख रहे थे। उनमें से बुजुर्गों ने धीरे से बोला, यह रिश्ता सामान्य नहीं है। दूसरे ने सिर हिलाया। सफेद शेरनी अपने बच्चे को किसी इंसान के पास नहीं जाने देती, लेकिन यह लड़की इसके साथ तो ये बिल्कुल निश्चित है। उसी समय लतिका ने अपने छोटे से शेर को उठाकर अपने कंधे पर लगा लिया। वह बच्चा बिल्कुल बच्चे की तरह ही उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ गया। रोहित धीरे से पास आया। लगता है ये तुम्हें छोड़कर नहीं कहीं नहीं जाएगा लतिका। लतिका भी हंस पड़ी। शायद मैं भी नहीं पापा। पापा इसका नाम क्या रखते हैं? सितारा कैसा रहेगा? रोहित ने आश्चर्य से पूछा। सितारा? लतिका ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, इसकी आंखें देखो, बिल्कुल सितारों जैसी चमकती है। रोहित ने उस बच्चे की आंखों में देखा।
वह सच में अजीब तरह से चमक रही थी। उसी समय अचानक वह बच्चा लतिका के पास फिसलकर नीचे उतरा और कुछ कदम चलकर सीधे रोहित के सामने आकर बैठ गया। उसने रोहित की तरफ देखा, फिर धीरे से गुर्राते जैसा मीठा स्वर निकाल रहा रोहित के हाथ आगे बढ़ाया। शेर के बच्चे ने बिना डरे उसके हाथ को सूंघ लिया और दूर खड़े बुजुर्ग ये देखकर भी कबीर हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, ये सिर्फ लड़की को नहीं, इसके पिता को भी स्वीकार कर चुका है। कबीले का सरदार भी ये दृश्य देखकर उसकी आंखों में अब और गहरी सोच आ गई। क्यों? उसे पता था ये रिश्ता आगे चलकर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली मारवा हाउस। 3 दिन बाद अनिका का मन साफ हो चुका था। दिल्ली 3 दिन बीत चुके थे रोहित की अंतिम यात्रा को। मारवा हाउस में अब थोड़ा सा शांति हो चुकी थी। शोक का माहौल अब भी था, लेकिन घर के लोग धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दादी माँ ने कहा था अब ऐसे कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि मेरे रोहित को सभी ऐसे आराम से बैठे हुए बिल्कुल पसंद नहीं है। सभी अपने काम में लग जाओ, जिसके लिए जो काम है वो अपने काम में बिजी हो जाओ, क्योंकि ऐसे बैठकर रोहित वापस नहीं आ जाएगा। दादी की बात दर्द भी था और कड़वापन भी था। इन 3 दिनों में अनिका ने लगभग पूरी तरह से सामान्य हो चुकी थी, यानी कि जो स्वाति द्वारा वो खुशबू सूंघाई गई थी वो पूरी तरह से अब शांत हो चुकी थी। धीरे धीरे करके उसकी पुरानी मेमोरी वापस आ चुकी थी। स्वाति ने जो दवा खुशबू से दी थी उसका असर खत्म हो चुका था। धीरे उसकी याददाश्त अब वापस लौट चुकी थी। अब उसे सब याद आ चुका था, रोहित का जिंदा होना, कबीले का रहस्य, स्वाति का पूरा प्लान। और सुबह का समय अनिका ने धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे लॉन में पहुंची। वह एक कुर्सी पर शांत बैठी थी। स्वाति मल्होत्रा के बारे में ही सोच रही थी। आप वह दिमाग में अपने प्रेशर डाल रही थी। वही रामू काका अनिका के लिए कप कॉफी लेकर आता है। अनिका कॉफी को देखकर मना नहीं करती, वह झटके से कॉफी का मग उठाती और पीने लग जाती। अनिका की ऐसी हरकतें देखकर परिवार के सभी मेंबर्स हैरान थे, क्योंकि पिछली रात अनिका पूरी तरह से टूट चुकी थी रोहित की कमी। क्या ये वही अनिका है जो अब रोहित के बारे में सोच भी नहीं रही और आराम से अपनी कॉफी को फिनिश कर रही है? अनिका किसी को बता भी तो नहीं सकती थी कि रोहित जिंदा है। और सो किस बात का? पहले उसने जो भी किया वो दिखावा नहीं था, वो रियलिटी थी, क्योंकि उसकी ही दिमाग से रोहित का जीवन पूरी तरह से मरण में बदल चुका था, यानी कि जीवित नहीं था बल्कि मृत था। इसलिए अनिका वो सब नेचुरली ही कर पाई थी, सिर्फ स्वाति की उस छोटी सी दवाई के जरिए। अनिका अब धीरे धीरे करके सीढ़ियों से अपने रूम में जा चुकी थी। कमरे में जाने के बाद वह दरवाजा बंद कर देती है। अंदर से लॉक करने के बाद अब वह वॉशरूम से होते हुए अंडरग्राउंड लैब में पहुंच जाती। धीरे धीरे करके सीढ़ियां उतर रही थी। अनिका बिना किसी झिझक के नीचे उतरने लगी। कुछ सेकंड के बाद वह वहां पर पहुंच गई। मारा हाउस की अंडरग्राउंड लैब। ये वही जगह थी जिसे बहुत कम लोग जानते। दीवार पर लगी स्क्रीन लगातार डाटा दिखाई दे रहा था। कुछ मशीनें धीमी आवाज में चल रही थी और उन सभी के बीच खड़ी थी स्वाति मल्होत्रा। उसका ध्यान सामान्य लगी एक बड़ी सी स्क्रीन पर था। जैसे ही वह अनिका के अंदर आई, स्वाति ने बिना मुड़े ही कहा, तो आखिरकार तुम्हें सब याद आ गया? अनिका ने हल्का सा मुस्कुराया। हाँ माँ, अब सब साफ है। स्वाति ने अब धीरे से मुड़ी। उनकी आंखों में हमेशा की तरह वही रहस्यमयी शांति थी। और तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि ये खेल कितना बड़ा है। अनिका कुछ कदम आगे बढ़ी। हाँ, उसने शांत आवाज में कहा, अब मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ आगे क्या करना है। स्वाति ने लैब की एक मशीन बंद की। फिर वह धीरे से अनिका के पास सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हें क्या लगता है? उन्होंने पूछा। क्या तुम्हें अब भी कबीले में जाना चाहिए? अनिका ने कुछ पल तक सोच रही, फिर बोली, दिल तो यही कहता है कि मैं रोहित के पास जाऊँ, लेकिन दिमाग कहता है अभी मुझे यहाँ रहना चाहिए। मेरी जरूरत अभी यहाँ पर है। स्वाति के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम्हारा दिमाग सही काम कर रहा है, उन्होंने कहा। अनिका ने सीधे पूछा, तो आपका प्लान क्या है? स्वाति ने धीरे से हाथ पीछे बांध लिए। फिलहाल तुम्हें यहीं नहीं, कहीं नहीं जाना, तुम्हें यहीं रहना है। अनिका ने ध्यान से उनकी तरफ देखा। स्वाति आगे बोली, तुम्हें यहीं रहना है मारवा हाउस में, कम से कम कुछ समय के लिए। अनिका ने वहीं हल्की सी सिकोड़ ली। क्यों? स्वाति ने सामने लगी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर मारवा हाउस के अलग अलग हिस्सों की लाइव फुटेज दिखाई दे रही थी। एक कैमरे में अब हंसराज मारवा अपने कमरे में फोन पर बात कर रहे थे, तो दूसरे कैमरे में उनकी पत्नी नौकरों से कुछ पूछताछ कर रही थी। तीसरे कैमरे में रोहन अकेले खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। स्वाति ने शांत आवाज में कहा, ये तीनों यहाँ किसी वजह से आए हैं। अनिका ने धीमी आवाज में कहा, रोहित की संपत्ति। स्वाति ने सिर हिलाया। और सिर्फ संपत्ति ही नहीं, मारवाड़ साम्राज्य की कमान भी। अनिका पूरी तरह से समझ चुकी थी। स्वाति ने आगे कहा, अगर तुम अभी कबीले चली गई तो यहाँ कौन रहेगा? कौन इनकी हर चाल पर नजर रखेगा? कौन
तुम्हारी माँ आशा मारवा को बचाएगा। कुछ सेकंड तक लैब में सन्नाटा रहा, फिर अनिका ने गहरी सांस ली। समझ गई। स्वाति ने उसकी ओर देखा। तुम्हें इस घर की विधवा बहू बनकर रहना होगा। कमजोर टूटी हुई लेकिन अंदर से वही अनिका। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। एकदम स्ट्रॉक। अनिका भी हल्का मुस्कुरा दी। यानी खेल दो जगह चल रहा है मोम, एक कबीले में और एक यहाँ, इसलिए मुझे अब यहाँ पर रहना है। स्वाति ने सिर हिलाया। और दोनों जगह हमारी जीत जरूर है, अनिका ने धीरे से कहा। और रोहित? स्वाति कुछ पल के लिए शांत हो गई, फिर बोली, वह सुरक्षित है कबीले में, और जब तक मास्टरमाइंड को यकीन है कि रोहित मर चुका है तब तक हम जीत रहे हैं। अनिका की आंखों में अब दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे बताओगी, आखिर प्लान क्या बनाया है आपने? आखिर कब तक रोहित को ऐसे रहना है? इतना सुनना ही था कि स्वाति ने अपना हाथ ऊपर किया, मानो से कहना चाहती हो शांत। रोहित सबके लिए मर चुका है। तुम्हें पता है जिंदा है, मुझे पता है जिंदा है, लतिका को भी पता है जिंदा है। जितना कम लोगों के पता लगे रहेगा तब तक ही सही है। इसका मतलब आप आगे, क्या रोहित घर कभी नहीं आएगा? हाँ आएगा। जब आएगा तो वो क्या कबीले या फिर उस मास्टरमाइंड को पता नहीं चलेगा। स्वाति ने अब अनिका की तरफ देखकर उसे कंधे से पकड़कर चेयर पर बिठा दिया। अभी अनिका तुम शांत हो जाओ। जैसा बिहेवियर तुम पहले कर रही थी वैसा ही करो। अगर चाहो तो मैं तुम्हें फिर से उसी दुख में इंसान में तब्दील कर सकती हूँ। इतना सुनना ही था कि अनिका ने अब अपनी कंधे उचकाते हुए वहां से खड़ी हो गई, मानो उसकी माँ कभी भी अनिका पर हमला कर सकती है। ये देखकर अब स्वाति मल्होत्रा के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई। अपनी मोम को ऐसे हंसता हुआ देखकर एक पल के लिए अनिका भी हैरान हो गई। अनिका ने अपनी मोम की तरफ देखते हुए कहा, अपने दृढ़ स्वर में, आप जो देख रही हैं, जो सपने संजो रही हैं, जो आपने देखा है, मुझे आप पर अपने आप से ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि कोई माँ नहीं चाहेगी उसके बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर आप यही चाहती हैं जो आप चाहती हैं, मैं बिना आपसे कोई भी क्वेश्चन किए बस वही फॉलो करूँगी। इस पर स्वाति स्माइल करते हुए कहती है, हाँ अनिका, ये सब तुम्हारे आने वाले फ्यूचर को और मजबूत करने के लिए कर रही हूँ, इसलिए जितना कहा जाए बस उतना ही करती जाओ। उसने मजबूत आवाज में कहा, मैं यही रहूंगी माँ, और मारवा हाउस में जो खेल शुरू होगा उसे यहीं खत्म करूंगी। स्वाति ने संतोष से देख लिया, लेकिन उसी समय लैब की स्क्रीन पर अचानक से लाल चेतावनी संकेत चमकने लगा। स्वाति की नजर तुरंत उस पर गई। उन्होंने स्क्रीन पर तेजी से कुछ कमांड डाली और अगले ही पल एक अनजान लोकेशन से आया सिग्नल स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। स्वाति की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लगता है किसी को शक होने लगा है। अनिका ने तुरंत पूछा, किसे मोम? स्वाति ने स्क्रीन की पर नजर हटा बिना कहा, मास्टरमाइंड नेटवर्क को हलचल हुई है, शायद उन्होंने गंभीर आवाज में कहा। खेल का अगला दौर शुरू होने वाला है। अंडरग्राउंड लैब की उस शांति रोशनी में एक नया खतरा धीरे धीरे आकर अब दस्तक दे चुका है। शायद स्वाति को इस बारे में पता चल चुका है। वहीं अब वह अनिका की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें कल कहीं जाना है, इसलिए पूरी तरह से रात के समय में पूरी तरह से तैयार रहना, क्योंकि शायद मास्टरमाइंड के लोग या फिर कमला देवी वहां से निकलने की कोशिश कर रही हैं। तब तक तुम सारी चीज़ों को अरेंज करो, संभालो, परिवार को बिल्कुल वैसा ही चलने दो जैसा वो चलना चाहता है, कुछ मत करो। वहीं बाकी काम मैं एक बार उस कमला देवी से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर आप अनिका अपने रूम की तरफ बढ़ जाती हैं तो स्वाति आप अंडरग्राउंड होकर अब वह उस कमला देवी तक पहुँचने के लिए पूरी तरह तैयार होने लग जाती है, क्योंकि उसे पता था कि शायद कुछ व्यक्ति उसे छुड़ाने के लिए उधर जा रहे हैं। उसे ये भी पता था कि दमयंती की औरतें कितनी खतरनाक है, लेकिन फिर भी वह अपनी आंखों के सामने किसी को नुकसान पहुंचने बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी। जब उसे पता चल चुका है तो वह ऐसे हाथ पर हाथ तो बिल्कुल भी नहीं रख कर बैठ सकती। स्वाति निकलने की तैयारी कर चुकी थी। अनिका अपने कमरे में थी। वही दूसरी तरफ वही सुबह से दोपहर हो चुकी थी। अनिका अपने कमरे में थी। तभी अनिका कुछ अपने दिमाग को शांत और फ्रेश करने के लिए गार्डन की तरफ निकल जाती। हल्की धूप मारवा हाउस के बड़े से गार्डन में पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे गिर रही थी। हवा में अजीब सी शांति थी, लेकिन शांति के पीछे कई अनकही खेल चल रहे थे। कभी कुछ अनिका ने गहरी सांस ली और वह अपने रूम से धीरे धीरे करके गार्डन की तरफ बढ़ गई। उसका चेहरा फिर वैसा ही था जैसे दुनिया देखना चाहती थी। एक टूटी हुई लड़की, एक दुख में डूबी हुई पत्नी, लेकिन उसकी आंखों के पीछे अब पूरी सच्चाई जिंदा थी। वह धीरे धीरे गार्डन की तरफ बढ़ने लगी। उसी समय दूसरी तरफ से रोहन मारवा की गार्डन की ओर आ रहा था। उसने अभी अभी अपने कमरे से बाहर कदम रखा था। मारवा हाउस का ये माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र दूर चलती हुई अनिका पर पड़ी तो उसके कदम कुछ पल के लिए वहीं रुक गए।
वह अजीब सा एहसास उसके पूरे शरीर में दौड़ गया था। उसने खुद से बुदबुदाया, अजीब है, ये घर तो नया है, लेकिन ये एहसास जैसे पहले भी कहीं इसे महसूस करता आया हो। अनिका धीरे धीरे उसी रास्ते से आगे बढ़ रही थी। रोहन भी उसी दिशा में चल पड़ा। दोनों के बीच दूरी कम होती जा रही थी। कुछ सेकंड के बाद दोनों आमने सामने आ गए, लेकिन बिना कुछ कहे, एक दूसरे को देखे बिना दोनों एक दूसरे के पास से गुजर गए। उसी पल रोहन के तन बदन में जैसे एक हल्की सी बिजली तोड़ गई। वह अचानक रुक गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर अनिका को देखा। अनिका भी 2 कदम आगे बढ़ जाकर ठहर सी गई। कुछ पल के लिए हवा में बिल्कुल स्थिरता हो गई थी। रोहन की आंखों में हल्की सी जिज्ञासा थी। फिर वह उसका मुस्कुराया और धीरे से एक शेर दोहराने लगा। वही अनिका का पूरा ध्यान अब रात पर ही था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसकी मोम ने रात को और वो रेड सिग्नल क्या था। उसे तो अभी तक ये भी नहीं पता था कि रोहन भी उसके पास से गुजरा है। वो उसे देख रहा है और उसका देखने का नजरिया भी अलग है। अनिका को इन सब से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अनिका का अपना पूरा ध्यान रात की बातों पर था, अपनी माँ की बातों पर था। और धीरे से एक शेर रोहन बुदबुदाने लगा, कुछ रिश्तों के नाम के मोहताज नहीं होते, कुछ एहसास आवाज के मोहताज नहीं होते। वह थोड़ा आगे बढ़ा। जो खामोशी में भी दिल को छू जाए, वो लोग हर मुलाकात के मोहताज नहीं होते। अनिका ने उसकी तरफ बिना मुस्कुराए देखा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आखिर उसने कुछ कहा भी है या नहीं। उसकी आंखों में गहराईता थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से आगे बढ़ गई। वही शायद रोहन को लगा कि अनिका ने उसकी बात को बड़े ही ध्यान से सुना है। उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना उसे कोई फटकार लगाई, ना उसकी तरफ ऐसे तंस भरी नजरों से देखा। रोहन कुछ सेकंड तक उसे जाते हुए देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। दिलचस्प, उसने खुद से कहा, बहुत ही दिलचस्प। वहीं दोपहर की धूप अब थोड़ी तेज हो चुकी थी। गार्डन में लंबी पगडंडी के पास अनिका धीरे से टहल रही थी। उसके चेहरे पर सोच साफ दिखाई दे रही थी। उसके दिमाग में कई बातें चल रही थी। स्वाति का प्लान, हंसराज की चालें और उसकी 100% बीवी, उसकी बातें, और सबसे बड़ा कि मुझे रोहित के पास जाना है। उसी समय पीछे से कदमों की हल्की आवाज आई। लगता है आपको गार्डन ज्यादा ही पसंद है। अनिका ने बिना मुड़े अब पीछे की तरफ देखा। सामने रोहन था। वह उसको देखकर इग्नोर कर देती है। वह धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर रोहन ने कहा, ये घर बड़ा है, लेकिन अजीब तरह से खामोशी है। अनिका ने शांत आवाज में कहा, कुछ खामोशियां शब्दों से ज्यादा सच बोलती हैं। रोहन हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे अनिका की किसी भी बात का कोई भी मतलब समझ नहीं आया। आपकी बातों में काफी गहराईता है। अनिका ने उसकी तरफ देखा, और आपकी बातों में कुछ मकसद? ये सुनकर रोहन की आंखों में हल्की सी चमक आई। ओह, तो आप मुझे समझने लगी हो, या मुझे समझने की कोशिश कर रही हो? अनिका की आवाज़ बिल्कुल शांत थी। मैं लोगों को समझने की कोशिश नहीं करती, मैं सिर्फ देखती हूँ और इंतजार करती हूँ। रोहन ने हल्का सा सिर झुकाया। किसका इंतजार? अनिका ने सीधे उसकी आंखों में देखा और उसकी असली मनसा सामने आने लगी। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। फिर रोहन ने धीरे से कहा, आपको लगता है मेरा कोई मनसा है? अनिका ने जवाब दिया, हर इंसान की होती है, किसी न किसी तरीके से। रोहन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, और आपकी? अनिका ने हल्की सी सांस ली। उसकी नज़र दूर रोहित की तस्वीर की तरफ गई, जो कि बाहर एक रोहित जैसा पूरी तरह से स्टैचू बना गया था। उसकी तरफ जो घर की दीवार पर लगा था, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर अब रोहित की बाहर गार्डन में भी थी। ऐसा कोई एरिया नहीं था जहाँ रोहित की याद के लिए रोहित की तस्वीर न लगाई गई। मेरी मनसा बहुत साधारण है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना, अपने परिवार को समय देना, अपने बच्चों को समय देना। रोहन ने हल्का सा मुस्कुराया। वाकई आप काफ़ी अच्छी हो, क्योंकि मेरी मनसा भी लगभग ऐसी नहीं है जैसी आप समझ रही हो। शायद मेरा आपसे ऐसे बातें करना आपको अच्छा नहीं लगा, इसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पहले आप कौन हो। लेकिन धीरे धीरे मुझे आए हुए इस घर में काफ़ी घंटे हो चुके हैं, तो मुझे पता लग गया आप मेरी नाते से भाभी लगती हो। तो इसलिए मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है जो कि हम दोनों के रिश्ते को खराब करे। अनिका ने तुरंत कहा,
फ़र्क सिर्फ इतना है, आपके परिवार और मेरे परिवार में शायद अलग है। रोहन की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। शायद शायद अभी आपको ऐसा लगता है। अनिका समझ चुकी थी ये आदमी साधारण नहीं है और बातचीत सिर्फ शुरुआत थी। रोहन धीरे से बोला, वैसे हमारी ये पहली असली बातचीत है। अनिका ने कहा, उम्मीद है आखिरी भी हो। रोहन ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, ओ तो आप भी खेल खेलना चाहती हो? अनिका ने शांत आवाज में कहा, नहीं, मैं खेल नहीं खेलती, मैं सिर्फ खेल खत्म करती हूँ। अनिका के ऐसे टेढ़े जवाब सुनकर जहां खुद रोहन उसे आगे की तरफ बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टेढ़े आंसर मिलने से वह खुद ही घबराहट के मारे उसके माथे पे पसीना आ गई। उसे तो कुछ नहीं समझ रहा था कि आखिर वह उसे क्या बात करे। वैसे ही उसके मन में जो आ रहा था, हकलाते हुए वह अपनी बात को आगे कह रहा था। कुछ पल के लिए रोहन बिल्कुल चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, तो फिर देखते हैं ये खेल कहाँ तक जाता है। वह मुड़कर वापस चल दिया। अनिका वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में अब एक नई सतर्कता थी, क्योंकि उसे महसूस हो चुका था रोहन मारवा इस कहानी का साधारण किरदार नहीं था। शायद वो भी अपने डैड की तरह ही है। हंसराज की पत्नी कीचा। मारवा हाउस में अब डाइनिंग रूम में सब लोग बैठे हुए थे। घर में अब शोक का माहौल था। दीवार पर बड़ी सी रोहित की तस्वीर लगी थी, जिस पर ताजे फूलों की माला चढ़ी हुई थी। उस तस्वीर के सामने बैठी आशा मारवा की आंखें बार बार उसी तस्वीर पर टिकी थी। उसे धनंजय आने का कोई ना तो खुश थी और ना दुख था। वहीं दूसरी तरफ सोफे पर अब हंसराज, मारवा और उसकी पत्नी बैठे थे। उनकी पत्नी का चेहरा दुख जरूर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वह पुरानी तीखी चमक अब मौजूद थी। कुछ देर तक सब चुप बैठे रहे। फिर अचानक उसने धीमी लेकिन चुपती आवाज में कहा, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। सबकी नजर उसकी तरफ उठी। वह रोहित की तस्वीर की तरफ देखकर बोली, इतना बड़ा हादसा और किसी को पता क्यों नहीं चला? रोहित किस हाल में था? उसकी बात में छिपा हुआ तंज अब साफ महसूस हो रहा था। फिर उसने धीरे से आशा मारवा की तरफ देखा। आखिर घर में कोई तो होगा जो ध्यान रखता होगा। कमरे में अचानक भारी सन्नाटा छा गया था। आशा मारवा का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उन्होंने समझ आ गया कि ये बात किस तरह से इशारा कर रही। वहीं हंसराज की पत्नी आगे बोली, इतना बड़ा बिजनेसमैन, इतनी जिम्मेदारियां, लेकिन घर के लोगों को पता ही नहीं चला कि रोहित किस खतरे में था। उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, शायद अगर समय पर ध्यान दिया जाता तो आज ये बात अधूरी छोड़कर चुप हो जाती। और फिर भूमिका की तरफ देखते हुए कहती हैं, तुम तो डिपार्टमेंट की बड़ी अफसर हो, तुम्हारी तो बड़े बड़े अफसरों के साथ उठ बैठ भी होगी। क्या तुम्हें भी अपने भाई की फिक्र नहीं थी? क्या तुम्हें भी उसकी जरूरत नहीं थी? क्या तुम्हें नहीं पता था कि उसके लिए इस घर में क्या अहमियत है? वह लगातार आप चोट पर चोट, वार पे वार अपनी बातों से कर रही थी। अब फिर से अपनी बातों को अधूरी छोड़ देती, लेकिन उसका इशारा साफ था। रोहित की मौत का दोष आशा मारवा पर डाल रही थी। आशा मारवा की आंखों में आंसू बह रहा है, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। उसी समय अनिका अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। बस कीजिए, उसने ठंडी लेकिन मजबूत आवाज में कहा। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। अनिका के पर जो हुआ है उसका दोस्त किसी को एक इंसान पर डालना बहुत आसान होता है। उसने सीधे ही आप हंसराज की पत्नी की आंखों में आंखें डालकर कहा, लेकिन सच ये है कि आंटी, रोहित के लिए इस घर में सबसे ज्यादा अगर किसी को चिंता थी तो वह उनकी माँ नहीं थी, बल्कि आशा मारवा ने तुरंत कहा, अनिका। लेकिन अनिका रुकी नहीं। अगर आज भी कोई इस घर में सबसे ज्यादा टूट चुका है तो वह भी यही है कि कमरे का माहौल अचानक से भारी हो गया। वहीं हंसराज की पत्नी के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी दिखाई दी, लेकिन हंसराज की पत्नी के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उससे पहले कि दादी माँ की आवाज पहुंची, अनिका। अनिका तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। दादी माँ की आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी अभी शांत रहो। अनिका कुछ पल उन्हें देखती रही। दादी माँ ने आगे कहा, अभी रोहित को गए ज्यादा समय नहीं हुआ है और इस घर में कोई भी झगड़ा मैं नहीं चाहती। फिर उन्होंने धीरे से हंसराज की तरफ देखा। मैंने ही हंसराज को बुलाया है ताकि ये घर और ये परिवार पहले जैसा बना रहे। उनकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और दृढ़ता दोनों ही थी। अनिका धीरे धीरे वापस बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें आप भी हंसराज की पत्नी पर ही टिकी हुई थी। हंसराज की पत्नी हल्का सा मुस्कुराई, जैसे उसे अपनी पहली चाल चलती हो, लेकिन उसे ये समझ आ गया था कि अनिका इतनी आसानी से हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है और ये लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मैंसन की रात गहरी हो चुकी थी। पूरा घर शांत था। लंबे कॉरिडोर में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। श्वेता भी अनिका के लिए परेशान अपने कमरे में सोच रही थी। वहीं लक्ष्यश्री बात कर रही थी। ऐसा ही कुछ हाल क्रिश का भी था, लेकिन क्रिश का इससे पहले भी काफी परेशान रह रहा था, क्योंकि घर में उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि काफी समय से वह अभी तक
सुहानी से नहीं मिल पाया था और कांटेक्ट जितना भी समय होता तो ज़्यादातर बस हालचाल ही पूछा जाता। उसके बाद सुहानी क्रिश की खोल कट कर देती। जब क्रिश की कॉल कट कर दी जाती दोबारा क्रिश अगर ट्राई करता तो ना मैसेज सेंड होता और ना कॉल लगती। ये सोचकर क्रिश पहले ही काफ़ी भावुक और परेशान हो रहा था। अचानक से रोहित का हादसा और इंसिडेंट भी हो चुका था। वह सुहानी को भी बताना चाहता था क्योंकि आज सभी आए थे, सिर्फ सुहानी नहीं आई। वह मुक्ता से पूछना चाहता था लेकिन अभी माहौल काफ़ी अजीब था, इसलिए उसने मुक्ता से भी कुछ नहीं पूछा। वहीं सब लोग अपने अपने कमरे में जा चुके थे, लेकिन एक कमरे में ऐसा था जहाँ भी हल्की रोशनी थी। वह कमरा था वीर मल्होत्रा का। दरवाजा धीरे से खुला। अंदर नानी माँ गई। उनका चेहरा थका हुआ था, आंखें सूजी हुई थी। उन्होंने कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे के चारों तरफ वीर की चीजें रखी हुई थी, उसकी किताबें, उसकी फाइलें, उसकी तस्वीरें। नानी माँ धीरे से आगे बढ़ी। उन्होंने वीर की एक फोटो उठाई। अचानक उसके आंसू निकल कर उस पर गिरे, क्योंकि उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह कुर्सी पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वीर, उसकी आवाज़ टूट गई। मैंने ये क्या कर दिया? उनके मन में बार बार वही ख्याल आ रहा था। उन्हें आप भी सच पता नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि वीर ने उनके साथ धोखा दिया है। उनके मन में सिर्फ एक ही अपराध बोध था, शायद मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने फोटो को सीने से लगा लिया। मुझे लगता था अगर रोहित और अनिका अलग हो जाएं तो शायद तुम खुश रह पाओगे। उनकी आवाज़ कांप रही थी। दूसरे ही पल नानी माँ ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे चलते, तुम्हारे ढूंढने के लिए मैंने दोनों को भेजा और दोनों अलग हो गए। मैं इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन मेरी बच्ची, अभी उसकी उम्र ही क्या है? अभी उसके 3 बच्चे हैं, कैसे वो उनको संभालेगी? मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। उनकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन मेरी इच्छा की वजह से आज रोहित आगे बोले नहीं पाई। शायद मेरी वजह से ही आज वह इतनी बड़ी मुसीबत को झेल रहे हैं। अनिका को इतनी बड़ी अपनी कीमती चीज गंवानी पड़ी, जैसा कि उस पोस्ट के लोगों ने कहा था। शायद वो सब सच था वीर। रोहित के साथ जो हादसा है वह कहीं ना कहीं उनकी वजह मैं हूँ। कमरे में सिर्फ उनके रोने की हल्की सी आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक थी, और वह सच्चाई वीर मल्होत्रा से ही जुड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ कबीले के अंदर लतिका और सफेद शेर के बच्चे का अनोखा रिश्ता। 3 दिन बीत चुके थे। इन 3 दिनों में कबीले के अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। सबसे ज़्यादा बदलाव आया था रोहित और लतिका की जिंदगी। सुबह का समय था। जंगल के ऊपर हल्की धूप फैल चुकी थी। कबीले के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। झोपड़ियों के बीच गुजरती हुई पगडंडी के पास एक छोटा सा खुला मैदान था, और उस मैदान के बीच में घास में बैठी थी लतिका। उसकी गोद में वही सफेद शेर का बच्चा था, आराम से लेटा हुआ। उसका मुलायम सफेद फर धूप में चमक रहा था। उसकी करें आंखें आप भी सितारों की तरह चमक रही थी। लतिका उसकी गर्दन को सहला रही थी। तुम्हारा क्या नाम रखूं? वह मुस्कुराकर बोली। उसके पास 2-3 बच्चे और थे, लेकिन उनमें किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह उस शेर के बच्चे को अपनी तरफ ले ले या उसे छू ले, लेकिन दूर से ही आंखों से निहार रहे थे। वहीं पास खड़ा रोहित ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। कुछ दूर पेड़ों के बीच सफेद सेनी भी बैठी हुई थी। शायद इसके चलते ही बच्चे उस शेर के बच्चे से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वह बिल्कुल शांत थी। उसने अपने बच्चे को लतिका के साथ जाने दिया। बच्चों के साथ कबीले के कई लोग भी ये दृश्य देख रहे थे। उनमें से बुजुर्गों ने धीरे से बोला, ये रिश्ता सामान्य नहीं है। दूसरे ने सिर हिलाया। सफेद शेरनी अपने बच्चे को किसी इंसान के पास नहीं जाने देती, लेकिन यह लड़की इसके साथ तो ये बिल्कुल निश्चित है। उसी समय लतिका ने अपने छोटे से शेर को उठाकर अपने कंधे पर लगा लिया। वह बच्चा बिल्कुल बच्चे की तरह ही उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ गया। रोहित धीरे से पास आया। लगता है ये तुम्हें छोड़कर नहीं कहीं नहीं जाएगा लतिका। लतिका भी हंस पड़ी। शायद मैं भी नहीं पापा। पापा इसका नाम क्या रखते हैं? सितारा कैसा रहेगा? रोहित ने आश्चर्य से पूछा। सितारा? लतिका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ इसकी आंखें देखो, बिल्कुल सितारों जैसी चमकती हैं। रोहित ने उस बच्चे की आंखों में देखा। वह सच में अजीब तरह से चमक रही थी। उसी समय अचानक वह बच्चा लतिका के पास फिसलकर नीचे उतरा और कुछ कदम चलकर सीधे रोहित के सामने आकर बैठ गया। उसने रोहित की तरफ देखा, फिर धीरे से गुर्राते जैसे मीठा सवर निकाल रहा। रोहित के हाथ आगे बढ़ाया। शेर के बच्चे ने बिना डरे उसके हाथ को सूंघ लिया और दूर खड़े बुजुर्ग ये देखकर भी कबीर हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, यह सिर्फ लड़की को नहीं, इसके पिता को भी स्वीकार कर चुका है। कबीले का सरदार भी ये दृश्य देखकर उसकी आंखों में अब और गहरी सोच आ गई। क्यों? उसे पता था ये रिश्ता आगे चलकर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली मारवा हाउस। 3 दिन बाद अनिका का मन साफ हो चुका था। दिल्ली 3 दिन बीत चुके थे रोहित की अंतिम यात्रा को। मारवा हाउस में अब थोड़ा सा शांति हो चुकी थी। शोक का माहौल अब भी था, लेकिन घर के लोग धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दादी माँ ने कहा था
अब ऐसे कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि मेरे रोहित को सभी ऐसे आराम से बैठे हुए बिल्कुल पसंद नहीं है। सभी अपने काम में लग जाओ, जिसके लिए जो काम है वो अपने काम में बिजी हो जाओ, क्योंकि ऐसे बैठकर रोहित वापस नहीं आ जाएगा। दादी की बात दर्द भी था और कड़वापन भी था। इन 3 दिनों में अनिका ने लगभग पूरी तरह से सामान्य हो चुकी थी, यानी कि जो स्वाति द्वारा वो खुशबू सुंघाई गई थी वो पूरी तरह से अब शांत हो चुकी थी। धीरे धीरे करके उसकी पुरानी मेमोरी वापस आ चुकी थी। स्वाति ने जो दवा खुशबू से दी थी उसका असर खत्म हो चुका था। धीरे उसकी याददाश्त अब वापस लौट चुकी थी। अब उसे सब याद आ चुका था, रोहित का जिंदा होना, कबीले का रहस्य, स्वाति का पूरा प्लान। और सुबह का समय। अनिका ने धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे लोन में पहुंची। वह एक कुर्सी पर शांत बैठी थी। स्वाति मल्होत्रा के बारे में ही सोच रही थी। आप वह दिमाग में अपने प्रेशर डाल रही थी। वही रामू काका अनिका के लिए कप कॉफी लेकर आता है। अनिका कॉफी को देखकर मना नहीं करती, वह झटके से कॉफी का मग उठाती और पीने लग जाती। अनिका की ऐसी हरकतें देखकर परिवार के सभी मेंबर्स हैरान थे, क्योंकि पिछली रात अनिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। रोहित की कमी, क्या ये वही अनिका है जो अब रोहित के बारे में सोच भी नहीं रही और आराम से अपनी कॉफी को फिनिश कर रही है? अनिका किसी को बता भी तो नहीं सकती थी कि रोहित जिंदा है। और सो किस बात का? पहले उसने जो भी किया वो दिखावा नहीं था, वो रियलिटी थी, क्योंकि उसकी दिमाग से रोहित का जीवन पूरी तरह से मरण में बदल चुका था, यानी कि जीवित नहीं था बल्कि मृत था। इसलिए अनिका वो सब नेचुरली ही कर पाई थी, सिर्फ स्वाति की उस छोटी सी दवाई के जरिए। अनिका धीरे धीरे करके सीढ़ियों से अपने रूम में जा चुकी थी। कमरे में जाने के बाद वह दरवाजा बंद कर देती है। अंदर से लॉक करने के बाद अब वह वॉशरूम से होते हुए अंडरग्राउंड लैब में पहुंच जाती। धीरे धीरे करके सीढ़ियां उतर रही थी। अनिका बिना किसी झिझक के नीचे उतरने लगी। कुछ सेकंड के बाद वह वहां पर पहुंच गई। मारा हाउस की अंडरग्राउंड लैब। ये वही जगह थी जिसे बहुत कम लोग जानते। दीवार पर लगी स्क्रीन लगातार डाटा दिखाई दे रहा था। कुछ मशीनें धीमी आवाज में चल रही थी और उन सभी के बीच खड़ी थी स्वाति मल्होत्रा। उसका ध्यान सामान्य लगी एक बड़ी सी स्क्रीन पर था। जैसे ही वह अनिका के अंदर आई, स्वाति ने बिना मुड़े ही कहा, तो आखिरकार तुम्हें सब याद आ गया? अनिका ने हल्का सा मुस्कुराया। हाँ माँ, अब सब साफ है। स्वाति ने अब धीरे से मुड़ी। उनकी आंखों में हमेशा की तरह वही रहस्यमय शांति थी। और तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि ये खेल कितना बड़ा है। अनिका कुछ कदम आगे बढ़ी। हाँ, उसने शांत आवाज में कहा, अब मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ आगे क्या करना है। स्वाति ने टाइप की एक मशीन बंद की। फिर वह धीरे से अनिका के पास सामने आकर खड़ी हो। तुम्हें क्या लगता है? उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें अब भी कबीले में जाना चाहिए? अनिका ने कुछ पल तक सोच रही, फिर बोली, दिल तो यही कहता है कि मैं रोहित के पास जाऊँ, लेकिन दिमाग कहता है अभी मुझे यहाँ रहना चाहिए। मेरी जरूरत अभी यहाँ पर है। स्वाति के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम्हारा दिमाग सही काम कर रहा है, उन्होंने कहा। अनिका ने सीधे पूछा, तो आपका प्लान क्या है? स्वाति ने धीरे से हाथ पीछे बांध लिया। फिलहाल तुम्हें यही नहीं, कहीं नहीं जाना, तुम्हें यहीं रहना है। अनिका ने ध्यान से उनकी तरफ देखा। स्वाति आगे बोली, तुम्हें यहीं रहना है, मारवा हाउस में, कम से कम कुछ समय के लिए। अनिका ने वही हल्की सी सिकोड़ ली। क्यों? स्वाति ने सामने लगी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर मारवा हाउस के अलग अलग हिस्सों की लाइव फुटेज दिखाई दे रही थी। एक कैमरे में अब हंसराज मारवा अपने कमरे में फोन पर बात कर रहे थे, तो दूसरे कैमरे में उनकी पत्नी नौकरों से कुछ पूछताछ कर रही थी। तीसरे कैमरे में रोहन अकेले खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। स्वाति ने शांत आवाज में कहा, ये तीनों यहाँ किसी वजह से आए। अनिका ने धीमी आवाज में कहा, रोहित की संपत्ति। स्वाति ने सिर हिलाया, और सिर्फ संपत्ति ही नहीं, मारवाड़ साम्राज्य की कमान भी। अनिका पूरी तरह से समझ चुकी थी। स्वाति ने आगे कहा, अगर तुम अभी कबीले चली गई तो यहाँ कौन रहेगा? कौन इनकी हर चाल पर नजर रखेगा? कौन तुम्हारी माँ आशा मारवा को बचाएगा? कुछ सेकंड तक लैब में सन्नाटा रहा। फिर अनिका ने गहरी सांस ली। समझ गई। स्वाति ने उसकी ओर देखा, तुम्हें इस घर की विधवा बहू बनकर रहना होगा, कमजोर टूटी हुई लेकिन अंदर से वही अनिका। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एकदम स्ट्रक। अनिका भी हल्का मुस्कुरा दी। यानी खेल दो जगह चल रहा है मोम, एक कबीले में और एक यहाँ, इसलिए मुझे अब यहाँ पर रहना है। स्वाति ने सिर हिलाया, और दोनों जगह हमारी जीत जरूर है। अनिका ने धीरे से कहा, और रोहित? स्वाति कुछ पल के लिए शांत हो गई, फिर बोली, वह सुरक्षित है कबीले में, और जब तक मास्टरमाइंड को यकीन है कि रोहित मर चुका है तब तक हम जीत रहे हैं। अनिका की आंखों में अब दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे बताओगी, आखिर प्लान क्या बनाया है आपने? आखिर कब तक रोहित को ऐसे रहना है? इतना सुनना ही था कि स्वाति ने अपना हाथ ऊपर किया, मानो से कहना चाहती हो, शांत। रोहित सबके लिए मर चुका है। तुम्हें पता है जिंदा है, मुझे पता है जिंदा है, राधिका को भी पता है जिंदा है। जितना कम लोगों के पता लगे रहेगा तब तक ही सही है। इसका मतलब आप आगे, क्या रोहित घर कभी नहीं आएगा? हाँ आएगा। जब आएगा तो वो क्या कबीले या फिर उस मास्टरमाइंड को पता नहीं चलेगा? स्वाति ने अवनिका की तरफ देखकर उसे कंधे से
पकड़कर चेयर पर बिठा दिया। अभी अनिका तुम शांत हो जाओ, जैसा बिहेवियर तुम पहले कर रही थी वैसा ही करो। अगर चाहो तो मैं तुम्हें फिर से उसी दुख में इंसान में तब्दील कर सकती हूँ। इतना सुनना ही था कि अनिका ने अब अपने कंधे उचकाते हुए वहां से खड़ी हो गई, मानो उसकी माँ कभी भी अनिका पर हमला कर सकती है। ये देखकर अब स्वाति मल्होत्रा के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई। अपनी मोम को ऐसे हंसता हुआ देखकर एक पल के लिए अनिका भी हैरान हो गई। अनिका ने अपनी मोम की तरफ देखते हुए कहा, अपने दृढ़ स्वर में, आप जो देख रही हैं, जो सपने संजो रही हैं, जो आपने देखा है, मुझे आप पर अपने आप से ज्यादा विश्वास है, क्योंकि कोई मां नहीं चाहेगी उसके बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर आप यही चाहती हैं जो आप चाहती हैं, मैं बिना आपसे कोई भी क्वेश्चन किए बस वही फॉलो करूंगी। इस पर स्वाति स्माइल करते हुए कहती है, हाँ अनिका, ये सब तुम्हारे आने वाले फ्यूचर को और मजबूत करने के लिए कर रही हूँ, इसलिए जितना कहा जाए बस उतना ही करती जाओ। उसने मजबूत आवाज में कहा, मैं यही रहूंगी माँ, और मारवा हाउस में जो खेल शुरू होगा उसे यहीं खत्म करूंगी। स्वाति ने संतोष से देख लिया, लेकिन उसी समय लैब की स्क्रीन पर अचानक से लाल चेतावनी संकेत चमकने लगा। स्वाति की नजर तुरंत उस पर गई। उन्होंने स्क्रीन पर तेजी से कुछ कमांड डाली और अगले ही पल एक अनजान लोकेशन से आया सिग्नल स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। स्वाति की आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लगता है किसी को शक होने लगा है। अनिका ने तुरंत पूछा, किसे मोम? स्वाति ने स्क्रीन की पर नजर हटा बिना कहा, मास्टरमाइंड नेटवर्क को हलचल हुई है, शायद उन्होंने गंभीर आवाज में कहा। खेल का अगला दौर शुरू होने वाला है। अंडरग्राउंड लैब की उस शांति रोशनी में एक नया खतरा धीरे धीरे आकर अब दस्तक दे चुका है। शायद स्वाति को इस बारे में पता चल चुका है। वहीं अब वह अनिका की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें कल कहीं जाना है, इसलिए पूरी तरह से रात के समय में पूरी तरह से तैयार रहना, क्योंकि शायद मास्टरमाइंड के लोग या फिर कमला देवी वहां से निकलने की कोशिश कर रही हैं। तब तक तुम सारी चीजों को अरेंज करो, संभालो, परिवार को बिल्कुल वैसा ही चलने दो जैसा वो चलना चाहता है, कुछ मत करो। वहीं बाकी का मैं एक बार उस कमला देवी से मिलकर आती हूँ। इतना कहकर आप अनिका अपने रूम की तरफ बढ़ जाती है तो स्वाति आप अंडरग्राउंड होकर आप वह उस कमला देवी तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार होने लग जाती है, क्योंकि उसे पता था कि शायद कुछ व्यक्ति उसे छुड़ाने के लिए उधर जा रहे हैं। उसे ये भी पता था कि दमयंती की औरतें कितनी खतरनाक है, लेकिन फिर भी वह अपनी आंखों के सामने किसी को नुकसान पहुंचने बिल्कुल भी नहीं देना चाहती थी। जब उसे पता चल चुका है तो वह ऐसे हाथ पर हाथ तो बिल्कुल भी नहीं रख कर बैठ सकती। स्वाति निकलने की तैयारी कर चुकी थी। अनिका अपने कमरे में थी। वही दूसरी तरफ वही सुबह से दोपहर हो चुकी थी। अनिका अपने कमरे में थी। तभी अनिका कुछ अपने दिमाग को शांत और फ्रेश करने के लिए गार्डन की तरफ निकल जाती। हल्की धूप मरवा हाउस के बड़े से गार्डन में पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे गिर रही थी। हवा में अजीब सी शांति थी, लेकिन शांति के पीछे कई अनकही खेल चल रहे थे। कभी कुछ अनिका ने गहरी सांस ली और वह अपने रूम से धीरे धीरे करके गार्डन की तरफ बढ़ गई। उसका चेहरा फिर वैसा ही था जैसे दुनिया देखना चाहती थी। एक टूटी हुई लड़की, एक दुख में डूबी हुई पत्नी, लेकिन उसकी आंखों के पीछे अब पूरी सच्चाई जिंदा थी। वह धीरे धीरे गार्डन की तरफ बढ़ने लगी। उसी समय दूसरी तरफ से रोहन मारवा की गार्डन की ओर आ रहा था। उसने अभी अभी अपने कमरे से बाहर कदम रखा था। मारवा हाउस का ये माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र दूर चलती हुई अनिका पर पड़ी तो उसके कदम कुछ पल के लिए वहीं रुक गए। वह अजीब सा एहसास उसके पूरे शरीर में दौड़ गया था। उसने खुद से बताया, अजीब है, ये घर तो नया है, लेकिन ये एहसास जैसे पहले भी कहीं इसे महसूस करता आया हो। अनिका धीरे धीरे उसी रास्ते से आगे बढ़ रही थी। रोहन भी उसी दिशा में चल पड़ा। दोनों के बीच दूरी कम होती जा रही थी। कुछ सेकंड के बाद दोनों आमने सामने आ गए, लेकिन बिना कुछ कहे, एक दूसरे को देखे बिना दोनों एक दूसरे के पास से गुजर गए। उसी पल रोहन के तन बदन में जैसे एक हल्की सी बिजली तोड़ गई। वह अचानक रुक गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर अनिका को देखा। अनिका भी 2 कदम आगे बढ़ जाकर ठहर सी गई। कुछ पल के लिए हवा में बिल्कुल स्थिरता हो गई थी। रोहन की आंखों में हल्की सी जिज्ञासा थी। फिर वह उसका मुस्कुराया और धीरे से शेर दोहराने लगा। वही अनिका का पूरा ध्यान अब रात पर ही था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसकी मोम ने रात को और वो रेड सिग्नल क्या था। उसे तो अभी तक ये भी नहीं पता था कि रोहन भी उसके पास से गुजरा है। वो उसे देख रहा है और उसका देखने का नजरिया भी अलग है। अनिका को इन सब से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अनिका का अपना पूरा ध्यान रात की बातों पर था, अपनी माँ की बातों पर था। और धीरे से एक शेर रोहन बुदबुदाने लगा, कुछ रिश्तों के नाम के मोहताज नहीं होते, कुछ एहसास आवाज के मोहताज नहीं होते। वह थोड़ा आगे बढ़ा। जो खामोशी में भी दिल को छू जाए, वो लोग हर मुलाकात के मोहताज नहीं होते। अनिका ने उसकी तरफ बिना मुस्कुराए देखा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि आखिर उसने कुछ कहा भी है या नहीं। उसकी आंखों में गहराईता थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से आगे बढ़ गई। वही
शायद रोहन को लगा कि अनिका ने उसकी बात को बड़े ही ध्यान से सुना है। उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, ना उसे कोई फटकार लगाई, ना उसकी तरफ ऐसे तंस भरी नजरों से देखा। रोहन कुछ सेकंड तक उसे जाते हुए देखता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। दिलचस्प, उसने खुद से कहा, बहुत ही दिलचस्प। वहीं दोपहर की धूप अब थोड़ी तेज हो चुकी थी। गार्डन में लंबी पगडंडी के पास अनिका धीरे से टहल रही थी। उसके चेहरे पर सोच साफ दिखाई दे रही थी। उसके दिमाग में कई बातें चल रही थी। स्वाति का प्लान, हंसराज की चालें और उसकी 100% बीवी, उसकी बातें, और सबसे बड़ा कि मुझे रोहित के पास जाना है। उसी समय पीछे से कदमों की हल्की आवाज आई। लगता है आपको गार्डन ज्यादा ही पसंद है। अनिका ने बिना मुड़े अब पीछे की तरफ देखा। सामने रोहन था। वह उसको देखकर इग्नोर कर देती है। वह धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर रोहन ने कहा, ये घर बड़ा है, लेकिन अजीब तरह से खामोशी है। अनिका ने शांत आवाज में कहा, कुछ खामोशियां शब्दों से ज्यादा सच बोलती हैं। रोहन हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे अनिका की किसी भी बात का कोई भी मतलब समझ नहीं आया। आपकी बातों में काफी गहराईता है। अनिका ने उसकी तरफ देखा। और आपकी बातों में कुछ मकसद? ये सुनकर रोहन की आंखों में हल्की सी चमक आई। ओह, तो आप मुझे समझने लगी हो, या मुझे समझने की कोशिश कर रही हो? अनिका की आवाज़ बिल्कुल शांत थी। मैं लोगों को समझने की कोशिश नहीं करती, मैं सिर्फ देखती हूँ और इंतजार करती हूँ। रोहन ने हल्का सा सिर झुकाया। किसका इंतजार? अनिका ने सीधे उसकी आंखों में देखा और उसकी असली मनसा सामने आने लगी। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। फिर रोहन ने धीरे से कहा, आपको लगता है मेरा कोई मनसा है? अनिका ने जवाब दिया, हर इंसान की होती है, किसी ना किसी तरीके से। रोहन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, और आपकी? अनिका ने हल्की सी सांस ली। उसकी नज़र दूर रोहित की तस्वीर की तरफ गई, जो कि बाहर एक रोहित जैसा पूरी तरह से स्टैचू बना गया था। उसकी तरफ जो घर की दीवार पर लगा था, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर अब रोहित की बाहर गार्डन में भी थी। ऐसा कोई एरिया नहीं था जहाँ रोहित की याद के लिए रोहित की तस्वीर न लगाई गई। मेरी मनसा बहुत साधारण है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना, अपने परिवार को समय देना, अपने बच्चों को समय देना। रोहन ने हल्का सा मुस्कुराया। वाकई आप काफ़ी अच्छी हो, क्योंकि मेरी मनसा भी लगभग ऐसी नहीं है जैसी आप समझ रही हो। शायद मेरा आपसे ऐसे बातें करना आपको अच्छा नहीं लगा, इसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पहले आप कौन हो। लेकिन धीरे धीरे मुझे आए हुए इस घर में काफ़ी घंटे हो चुके हैं, तो मुझे पता लग गया आप मेरी नाते से भाभी लगती हो। तो इसलिए मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है जो कि हम दोनों के रिश्ते को खराब करे। अनिका ने तुरंत कहा, फर्क सिर्फ इतना है, आपके परिवार और मेरे परिवार में शायद अलग है। रोहन की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई। शायद शायद अभी आपको ऐसा लगता है। अनिका आप समझ चुकी थी, ये आदमी साधारण नहीं है और बातचीत सिर्फ शुरुआत थी। रोहन धीरे से बोला, वैसे हमारी ये पहली असली बातचीत है। अनिका ने कहा, उम्मीद है आखिरी भी हो। रोहन ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, ओ, तो आप भी खेल खेलना चाहती हो? अनिका ने शांत आवाज में कहा, नहीं, मैं खेल नहीं खेलती, मैं सिर्फ खेल खत्म करती हूँ। अनिका के ऐसे टेढ़े जवाब सुनकर जहाँ खुद रोहन उसे आगे की तरफ बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टेढ़े आंसर मिलने से वह खुद ही घबराहट के मारे उसके माथे पे पसीना आ गई। उसे तो कुछ नहीं समझ रहा था कि आखिर वह उसे क्या बात करे। वैसे ही उसके मन में जो आ रहा था, हकलाते हुए वह अपनी बात को आगे कह रहा था। कुछ पल के लिए रोहन बिल्कुल चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा, तो फिर देखते हैं ये खेल कहाँ तक जाता है। वह मुड़कर वापस चल दिया। अनिका वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में अब एक नई सतर्कता थी, क्योंकि उसे महसूस हो चुका था रोहन मारवा इस कहानी का साधारण किरदार नहीं था। शायद वो भी अपनी डैड की तरह ही है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हंसराज मारवा है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो करें लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।